आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, आपको किस्मत के भरोसे या किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पतंग हवाओं के ऊपर डिपेंड रहती है, जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ वो चली जाती है। किसी ने कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम करवाया था उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, और उन 20 में से 18 प्रश्न अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जो मैं मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ राजस्थान का और इंडिया का, बाकायदा सारे के सारे प्रूफ दे रखे हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है इसी चैनल पे है। आपके ग्रेड जो एग्जाम है, इसका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस में आप जाकर के देखोगे, लेकिन जो कोई भी इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछा जाएगा राजस्थान से। सेकंड ग्रेड का सिलेबस अगर अपन देखें तो सेकंड ग्रेड में तो कंप्लीटली करंट अफेयर्स आपको राजस्थान का ही दिया है। करंट अफेयर्स के सवाल है, इसमें से मान के चलो 5 सवाल वीडियो के अंदर ग्राम विकास अधिकारी के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे कि बालिका का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए प्लस वो 21 साल की हो जानी चाहिए। दोनों चीजें जब फुलफिल हो जाएगी तब 70,000 रुपए का अमाउंट बालिका के अकाउंट में आ जाएगा। साथ में भारत जो अक्षय ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भर बनने का टारगेट लेके चल रहा है उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज के सेशन में हम लोग जुड़े हैं साथियों अप्रैल 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। ये राजस्थान का करंट अफेयर्स कंप्लीटली नए ट्रेंड पर, अभी जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रहा है उसी प्रकार के प्रश्न और उसी प्रकार का कंटेंट इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। मेरे कुछ साथियों का ये भी सवाल रहता है, उसका भी मैं आगे जवाब दूंगा। पहले ये जान लेते हैं कि आज के सेशन के अंदर अपन क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जितनी भी अप्रैल महीने के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हुआ है जो कि राजस्थान के संदर्भ में हुआ है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये सारी चीजें आज के सेशन में अपने डिस्कस होगी। इसके अलावा जो सूचकांक और नीतियां बनाई गई है राजस्थान के संदर्भ में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे अभी हाल ही में आपके निरामे राजस्थान अभियान शुरू हुआ है, बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई है, जैसे कि जैसलमेर के अंदर आपके मेगा सौर परियोजना की शुरुआत हुई है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि राजस्थान के महीने में शुरुआत हुई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान, जिन जिन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, किसी प्रकार से सम्मानित किया गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो चीजें इस सेशन में डिस्कस होगी। एंड लास्ट में अपन स्पोर्ट्स का पूरा सेक्शन कंप्लीट कवर करेंगे। चाहे राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी इवेंट में कोई सा भी पदक जीता हो या कोई सा भी स्पोर्ट्स इवेंट राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ हो, वो सारी चीजें डिस्कस होगी। एंड देन लास्ट में अपन कुछ वन लाइनर्स देखेंगे और ये वन लाइनर साथियों आपके लिए उस ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे जिस प्रकार से अभी भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल काम कर रही है भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए। आपके एग्जाम के लिए ये वन लाइनर्स एक तरीके से ब्रह्मोस होंगे। तो आपको एंड तक ये पूरा का पूरा सेशन देखना है और इसका पूरे तरीके से फायदा उठाना है। आगे मैं बात करूं साथियों, तो कुछ दोस्तों का मेरे ये प्रश्न रहता है कि सर आप जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हो काफी ज्यादा डीप पढ़ाते हो और इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं कंप्लीट जवाब दे दूं। इसी YouTube चैनल पर मैंने एक सेशन आपको करवा रखा है जिसमें यह बताया था, आरपीएससी ने कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम करवाया था उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, और उन 20 में से 18 प्रश्न अपने इसी YouTube चैनल पर जो मैं मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं राजस्थान का और इंडिया का, उस करंट अफेयर्स में से 20 में से 18 सवाल पूछे गए। बाकायदा सारे के सारे प्रूफ दे रखे हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है इसी चैनल पे है। करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ इस प्रकार के टैगलाइन के साथ में और इस प्रकार की थंबनेल के साथ में आपको ये सेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे जाकर के बच्चों के कमेंट भी देख लेना। जो विद्यार्थी रेगुलर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उनको पता भी है, उनको एग्जाम में बेनिफिट भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा हमारे पढ़ाए हुए में से आता है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको कम से कम समय के अंदर क्वालिटी वाला कंटेंट मिले और आपको एग्जाम में वहां से प्रश्न देखने को मिले। इसीलिए मैं हर एक प्रश्न के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाता हूं, क्योंकि केवल एक प्रश्न मात्र करवा देने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है। उस प्रश्न के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, वो सारी चीजें हम उस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के अंदर मेमोराइज करते हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इस क्लास का कमेंट बॉक्स भी आप जाकर के देख सकते हो। एक नजर हम सिलेबस पर मार लेते हैं। आपके ग्रेड जो एग्जाम है, इसका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस में आप जाकर के देखोगे, इसमें लिखा हुआ है साथियों, सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान।
राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर्स है। करंट प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले मेरे साथी हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इंडिया का करंट पूछा जाएगा, लेकिन जो कोई भी इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछा जाएगा राजस्थान से। इसी प्रकार से स्कीम ऑफ विमेन इंपावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये वाली लाइन आपको इस सिलेबस में हर जगह देखने को मिलेगी, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। और इस सेशन के अंदर अपन यही काम करने वाले हैं कि स्पेशली राजस्थान के रेफरेंस में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस होंगे। सेकंड ग्रेड का सिलेबस अगर अपन देखें तो सेकंड ग्रेड में तो कंप्लीटली करंट अफेयर्स आपको राजस्थान का ही दिया है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इसमें कंप्लीट चीजें लिखी हुई है। मेजर करंट इश्यूज, जो अपन घटनाएं डिस्कस कर रहे हैं, एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट एस्पेक्ट्स, यानी कि आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट मेंशन है ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पे बता दिए हैं कि इन सारे बिंदुओं के ऊपर आज की क्लास के अंदर चर्चा होने वाली है। आगे अपन सिलेबस देखे साथियों, ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो के एग्जाम में भी आपके लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर। ये जो राज्य स्तर पर लिखा है ना, 10 करंट अफेयर्स के सवाल है, इसमें से मान के चलो 5 सवाल वीडियो के अंदर ग्राम विकास अधिकारी के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। पिछले सालों के पेपर आप उठा करके देख लेना। इसके अलावा रीट मेंस का सिलेबस, इसमें भी बकायदा केवल और केवल स्पेशली राजस्थान का करंट अफेयर्स है। समसामयिक विषय या रीट का करंट अफेयर्स, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं हैं और क्रियान्वितीय, साथ में अन्य समसामयिक विषय। तो इस क्लास में जो भी चीजें डिस्कस होगी इन चारों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आपके माइंड में एक मेंटल क्लैरिटी लाने के लिए कि ये सेशन किन किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई और ऐसा साथी है जो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है तो आप जाकर के पहले अपना सिलेबस देखो। आपके सिलेबस में कहीं पर भी राजस्थान करंट अफेयर्स अगर मेंशन है तो ही आपको ये क्लास देखनी है, अदरवाइज ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जान लो, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर आप में से कोई भी साथी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज या वीडियो कोर्स परचेस करना चाहें तो अभी ऑफर चल रहा है। NR21 कूपन कोड जाकर के जब आप यूज करोगे तो आपको 21% की छूट हर प्रकार के वीडियो कोर्स और हर प्रकार की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। अपना सेशन अब अपन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके साथ में है जो आपके अंदर ऊर्जा भर देगा। क्या है ये कोट? हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रास्ता मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती है। अल्टीमेटली ये कोटेशन ये कहना चाह रहा है कि मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। आपको किस्मत के भरोसे या किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पतंग हवाओं के ऊपर डिपेंड रहती है, जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ वो चली जाती है। कुछ साथियों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार किस्मत में नहीं थी ये चीज इसलिए नहीं मिली। तो किस्मत का रोना रोना बंद करो, अपने आप को तपाओ, संघर्ष करो, मेहनत करो, जितना घिस सको उतना घिसो, खुद के रास्ते खुद बनाओ। और वो ये जो बात कही जाती है ना कि खुद के रास्ते खुद बनाओ, ये रियल में सच बात है। जब आप मेहनत करोगे कंसिस्टेंसी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, तो डैम श्योर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएगी। तो आपको डिपेंड किसी और पे नहीं होना है, उम्मीदें केवल और केवल अपने आप से रखनी है। और जितना ज्यादा संघर्ष, जितनी ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा एफर्ट आप लगा सको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने लेवल को अप करने के लिए, उतना लगा लो, क्योंकि यही उम्र है। कहा गया है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अभी ये जो जवानी का समय है इसको झोंक दो कुल मिला करके अपने आप को बनाने में, अपने आप को तपाने में। ठीक है दोस्तों, अब अपन शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है पहला प्रश्न। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? सबसे पहली बात आपको यह जानना जरूरी है कि 2025 के अंदर अप्रैल महीने में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में ये जो आपका राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको एक तो डेट भी याद रखनी है और ये याद रखना है कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है क्या। तो ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा आपके एक मिशन चलता है साथियों, पोषण अभियान के नाम से। किस नाम से? पोषण अभियान के नाम से।
ये जो पोषण अभियान के नाम से मिशन चलता है भारत सरकार का, या फिर इसको आप एक नाम से और भी जानते हो जिसको आप कहते हो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन चलता है, ये जो अभियान चलता है पोषण अभियान, इसी अभियान के तहत हर साल साथियों अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। ये कह रहा है कि अभी 2025 में जो पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया, इसमें राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये अपने आप में राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि इस पोषण मिशन के अंदर राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब इस पोषण मिशन के इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं एक बार वो जान लो। 8 अप्रैल को पोषण पखवाड़े की शुरुआत होती है और 22 अप्रैल तक चलता है। ये वाली डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड के अंदर छाप के रख लेना। एग्जामिनर अगर आपके सामने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा, कथन वाला क्वेश्चन बनाएगा कि निम्न में से असत्य छांटो, तो उसमें से 3 कथन सत्य होंगे, 1 कथन असत्य होगा। उन 3 सत्य कथनों के अंदर एक कथन यह भी रह सकता है कि पोषण पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो ध्यान रखोगे 8 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक किया गया, जिसमें प्रथम स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। राजस्थान ने, अच्छा एक बार ये भी जान लो कि इस पोषण पखवाड़े में होता क्या है। बेसिकली भारत सरकार जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चला रही है, पोषण अभियान चला रही है, उस अभियान के तहत हर स्टेट के अंदर यह देखा जाता है कि कौन सा स्टेट जो इस पोषण अभियान के अंदर एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को फुलफिल करने के अंदर सक्सेसफुल हो रहा है या फिर सफल हो रहा है। यानी कि जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर मिड डे मील चलाई जाती है, जो कुपोषण से शिकार है उनको फ्री मील बांटी जाती है, लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाई जाती है कि आपको जो है संतुलित आहार लेना है ताकि आप कुपोषण का शिकार ना हो जाओ। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर कुपोषण ज्यादा देखा जाता है, प्रोटीन की कमी की वजह से मराइस्मस और क्वाशियोरकोर नाम की बीमारियां उनके अंदर हो जाती है, पेट फूल जाता है, हाथ पैर पतले रह जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें पोषण की कमी की वजह से होती है। और अभी भारत सरकार पर्टिकुलरली स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है। उसी काम के तहत ये राष्ट्रीय पोषण मिशन है। इस पोषण मिशन में यह देखा जाता है कि कौन से स्टेट ने कितनी ग्रोथ करी है अपने स्टेट के नागरिकों को पोषण से संबंधित एक्टिविटीज को फुलफिल करवाने के अंदर। तो अपना जो राजस्थान है, इसने साथियों 1,18,60,962 एक्टिविटीज के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करा है। इस वजह से राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान रहा है। अब क्योंकि ये नेशनल करंट अफेयर्स का इशू भी है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि इसमें सेकंड स्थान किसका आया है, दूसरा नंबर आपके छत्तीसगढ़ का आया है। ये आंकड़ा याद रखो, जरूरी नहीं है, राजस्थान का आंकड़ा आप याद रख सकते हो। 1,18,60,962 एक्टिविटीज में राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म करा है। तीसरे स्थान पर आया आपका महाराष्ट्र। तो एक तो आप ये याद रखोगे कि राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है एंड थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले साल 2024 में जब ये पोषण पखवाड़ा था, उसके अंदर राजस्थान 4th नंबर पर था, 4थे स्थान पर था। तो राजस्थान ने 4th रैंक से सीधा जंप करा है 1st रैंक पर, यानी कि राजस्थान पिछले साल तो 4थे स्थान पर था और इस बार 4थे स्थान से डायरेक्ट कहां पहुंच गया, राजस्थान पहले स्थान पर पहुंच गया। तो इस वजह से ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब कथन वाला सवाल दिया जाएगा तो उसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट भी आपको दिया जा सकता है। आई होप ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ये वाली डेट जरूर आपको याद रख लेनी है। सवाल अगला, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अधिवेशन का कौन सा संस्करण अप्रैल 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया। देखो, एक सवाल का जवाब तो आपको इस प्रश्न नहीं दे दिया। सबसे पहले ये बात किसकी कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट के अंदर इसको आप ASMNPI भी बोल सकते हो। ये वाला जो साथियों एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन के द्वारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन, एक नेशनल लेवल का कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया गया। और ये कब आयोजित किया गया, तो ये अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाता है। और कहां पर किया गया, अगर स्थान आपसे पूछ ले तो स्थान इसका याद रखना है आपको, जयपुर के अंदर इसको आयोजित किया गया। आगे अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि जयपुर में कहां पर डिस्कस किया गया। ये पूछना चाह रहा है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है, इसका कौन सा अधिवेशन है, तो इसका 31st यानी कि 31वां अधिवेशन है। और ये अधिवेशन होगा आपका 31st, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बारे में देखो कुछ फैक्ट, 31वां संस्करण है, ये वाली डेट, ये वाली तो बात आपको ध्यान रखनी जो सवाल में पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे वो, ऐसे शॉर्ट में देख करके, ठीक है। तो
इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अगली बात, आयोजन होता है इसका 26 से लेकर 27 अप्रैल को। कहां पर? मार्च महीने के करंट अफेयर्स में अपन ने पढ़ा था कि ओम बिरला भाई साहब राजस्थान आते हैं, जो कि आपकी 18वीं लोकसभा के वर्तमान में क्या है, स्पीकर है, अध्यक्ष है, और राजस्थान के अंदर आकर के वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन करके जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है, ये कहां पर है राजस्थान में? तो ये राजस्थान में जयपुर के अंदर है। और ये जिस प्रकार से भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है नई दिल्ली के अंदर, उसी प्रकार से राजस्थान में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है जयपुर के अंदर, और इसी क्लब के अंदर आयोजन किया जाता है इसके 31वें अधिवेशन का। अच्छा, उद्घाटन कौन करता है? अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जामिनर सवाल बनाना चाहेगा तो ये पूछेगा वासुदेव देवनानी जी, जो कि वर्तमान में 16वीं विधानसभा राजस्थान में चल रही है, उसके अध्यक्ष है। तो ये जो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, अजमेर से बिलोंग करते हैं वासुदेव देवनानी जी। कभी कभी शाम को गाड़ी लेके निकल जाया करते हैं अजमेर में दौरे पर, नींबू पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, इस अधिवेशन के अंदर साहित्यिक विमोचन भी किया गया। 2 प्रकार के साहित्य का विमोचन किया गया। ये 2 प्रकार के साहित्य कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर पूछ सकता है, कितने साहित्यिक विमोचन किए गए इस 31वें अधिवेशन में? याद रखना है 2 साहित्यिक विमोचन किए गए, जिसमें से एक का नाम है आपके सामने कलम कुंभ। ये जो कलम कुंभ साहित्यिक विमोचन, ये क्या है? तो ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन की स्मारिका है, जिसके अंदर इस एसोसिएशन की उपलब्धियां लिखी हुई होती है, इनके द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज मेंशन होती है। तो ये जो कलम कुंभ के नाम से स्मारिका इस एसोसिएशन की जारी की जाती है, एक तो उसका विमोचन किया गया, और दूसरा विमोचन होता है आपके सामने गूंजता एकांत। ये गूंजता एकांत क्या है? तो ये आपके जो अनुराग शर्मा जी है, इनका एक काव्य संग्रहण है, इनके द्वारा लिखी गई पोइम्स का कलेक्शन है। इस कलेक्शन का भी विमोचन किया गया, एक तरीके से ये किताब निकाली गई, और ये एक कल्चरल विमोचन था, साहित्यिक विमोचन था, गूंजता एकांत नाम से। अब यहां से एक वन लाइनर सवाल आपके सामने ये भी बन सकता है कि गूंजता एकांत क्या है? गूंजता एकांत एक काव्य संग्रह है जो कि अनुराग शर्मा के द्वारा लिखा गया है, और इसका विमोचन किया जाता है 31वें एसोसिएशन के कॉन्क्लेव के अंदर, इसके अधिवेशन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा यहां पर सम्मानित भी किया गया लोगों को। 5 दशक तक पत्रकारिता करने वाले जो 28 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया, क्योंकि जैसा कि इसका आप नाम देख पा रहे होंगे, स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन स्मॉल और मीडियम, लघु और मध्यम प्रकार के जो न्यूज़पेपर्स है इंडिया के अंदर काम करने वाले, उन न्यूज़पेपर्स के सामने जो जो कठिनाइयां आती है, उन कठिनाइयों के ऊपर बैठकर डिस्कस करने के लिए, इनके सामने नई अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उन अवसरों के बारे में डिस्कस करने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है। और इस बार ये कॉन्क्लेव आपके कहां पर आयोजित होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर के अंदर आयोजित होता है, जहां पर इन न्यूज़पेपर्स के सामने जो चीजें आती है उनके बारे में इन्होंने डिस्कस भी किया, और यहां पर 28 वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया है। वरिष्ठ पत्रकारों का मतलब है जो पिछले 5 दशकों से, लगभग 5 दशक यानी कि लगभग 50 सालों से पत्रकारिता की दुनिया के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, उन वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है, जिनमें से एक नाम आपको याद रखना है, और ये वाला नाम है आर.के. जैन। कौन है ये आर.के. जैन? तो ये आर.के. जैन आपके राजस्थान में एक मरु राजस्थान के नाम से साथियों पत्रिका चलती है, इस मरु राजस्थान के संपादक है, इसके एडिटर है आपके आर.के. जैन। इन आर.के. जैन भाई साहब जी को भी सम्मानित किया जाता है, जहां पर इन 28 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है वहीं पर। तो यहां से देखो, एक ही सवाल के अंदर से कितने सारे सवाल निकल करके आ गए। अब यहां पर ये जो कॉन्क्लेव हुआ था ना, इस कॉन्क्लेव के संबंध में, इस अधिवेशन के संबंध में जितने भी सवाल बन सकते हैं, सारे के सारे सवाल आपके यहीं से बनेंगे। या तो एग्जामिनर यहां से सवाल बनाएगा ही नहीं, और बनाएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, सारी चीजें अपन ने इसके अंदर कवर कर ली है। सवाल देखो अगला, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो जारी किया गया है, जिसको आप PAI के नाम से भी जानते हो, इसकी बेसलाइन रिपोर्ट की अचीवर या फिर फ्रंट रनर श्रेणियों में राजस्थान की कितनी पंचायतों ने स्थान हासिल किया है? इसको आप सही कर लेना, इसका मतलब है कितनी पंचायतों ने इसके अंदर स्थान हासिल किया है। अब ये सवाल तो बड़ा ही शानदार बनाया है, लेकिन ये सवाल कहना क्या चाह रहा है? तो भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है आपका, इस मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, ये रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, क्या उद्देश्य है इस रिपोर्ट का, पहले ये जान लो। भारत सरकार साथियों, आपको पता है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए दुनिया के साथ भागदौड़ के अंदर लगी हुई है। दुनिया भर ने टारगेट हासिल करा हुआ है कि 2030 तक जो 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको हमें अचीव करना है, उनको हमें हासिल करना है। तो भारत सरकार, भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों को यह आदेश दे रखी है कि भाई साहब तुम लोग अपने पंचायत स्तर पर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए एफर्ट्स लगाना शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रोथ होगी वो ग्राउंड लेवल से ही होगी। और ग्राउंड लेवल पर भारत के अंदर आपको पता है पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन वो सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है, जहां पर जनता का डायरेक्ट जुड़ाव होता है सरकार से या फिर प्रशासन से। तो इन पंचायतों के अंदर जो 17 डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा के बारे में, पोषण के बारे में, बहुत सारे गोल्स है टोटल, उनके बारे में ऑलरेडी अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। उनके अंदर कौन कौन सी पंचायत किस प्रकार से प्रगति दर्शा रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में किन पंचायतों के द्वारा कितनी प्रगति दर्शाई गई है, उसके आधार पर उन राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इसके अंदर टोटल 5 श्रेणियां रखी हुई है। कितनी श्रेणियां, यानी कि हर एक राज्य की पंचायतों को टोटल 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे बेस्ट वाली श्रेणी जो है वो है अचीवर। अचीवर श्रेणी जो होती है ये 90 प्लस स्कोर करने वाली पंचायत है, यानी कि आउट ऑफ 100 90 प्लस जो स्कोर करती है उन पंचायतों को अचीवर श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में दूसरी श्रेणी आती है फ्रंट रनर की श्रेणी। तो अपने भारत के अंदर टोटल जितनी भी पंचायतें हैं उसमें से बहुत ही कम पंचायतें जो है आपके, मतलब इस अचीवर श्रेणी के अंदर तो एक भी पंचायत नहीं आई है, 0 आई है। इंडिया से बात कर रहा हूं मैं, इंडिया से भी कोई सी पंचायत नहीं आई है। इंडिया से कुछ पंचायतें आपके फ्रंट रनर के अंदर आई है। अब आप सोच सकते हो, जब अचीवर के अंदर इंडिया से ही कोई नहीं है तो राजस्थान से तो कोई होना ही नहीं बनता। और ये जो फ्रंट रनर श्रेणी है, इसके अंदर इंडिया से कुछ पंचायतें हैं, लेकिन राजस्थान से कोई सी भी पंचायत इस कैटेगरी के अंदर नहीं है। इसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे, 5 कैटेगरीज के बारे में, जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन इसने जो पूछा है कि भाई साहब जो टॉप 2 कैटेगरीज है, अचीवर और फ्रंट रनर, इन श्रेणियों में राज्य की कितनी पंचायतों ने स्थान हासिल किया है, तो एक भी पंचायत इन दोनों श्रेणियों के अंदर नहीं है, यानी कि 0 पंचायतें इस श्रेणी के अंदर है। अब आ जाओ आगे, ये जो आपके पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है साथियों, पंचायत उन्नति सूचकांक, ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया गया, यानी कि 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका ये पंचायत उन्नति सूचकांक निकल करके अब आता है। 23-24 और 24-25 वाला आगे आएगा। इस रिपोर्ट में राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर श्रेणी में स्थान हासिल नहीं कर पाई है। और राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिसमें जान लो यहां से राजस्थान पॉलिटी का जो आपके एक टॉपिक आता है स्थानीय स्वशासन, उसके अंदर आपसे यह भी पूछा जाता है राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है। ये लेटेस्ट और अपडेटेड डाटा है, इसको भी छाप के रख लेना। 11,207 कुल पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर, और इन 11,207 पंचायतों में से लगभग 10,634 पंचायतों ने इस रिपोर्ट के अंदर जो है आंकड़े प्रस्तुत करे। यानी कि ये जो रिपोर्ट बनी है ना, इस रिपोर्ट में कुछ कुछ पंचायतें शामिल ही नहीं हुई है, क्योंकि वो बेसिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बेसिक है, फंडामेंटल है, उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने इसके अंदर स्थान ही नहीं लिया है, इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। कुल पार्टिसिपेट करने वाली पंचायतें कितनी हैं, तो 10,634 पंचायतें। यहां से भी सवाल बन सकता है, ध्यान रखना मैंने स्टार लगाया है। एक तो ये वाली बात दिमाग में छाप के रख लो, 11,207 टोटल पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से 10,634 पंचायतें पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर। भारत के अंदर टोटल लगभग 2 लाख प्लस पंचायतें हैं, है ना। और अचीवर श्रेणी 90 प्लस स्कोर करने वाली होती है, इसके अंदर कोई सी भी पंचायत नहीं है। फ्रंट रनर श्रेणी 75 से लेकर के 90 के बीच में स्कोर करने वाली होती है। राजस्थान से इस कैटेगरी के अंदर भी कोई सी पंचायत नहीं है। आपके लिए जो सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा परफॉर्मर श्रेणी से, कि ये जो परफॉर्मर श्रेणी है ये 3रे नंबर पर आती है पहली बात तो। 4थे नंबर पर आकांक्षी यानी कि एस्पिरेंट श्रेणी आती है, और 5वें नंबर पर बिगिनर यानी कि शुरुआती जो स्टार्टिंग में सीख रही है डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना, उनके ऊपर काम करना, वो वाली पंचायतें आती है। परफॉर्मर श्रेणी में आने वाली पंचायतों को स्कोर मिलता है 60 से 75 के बीच में, और राजस्थान से 1993 पंचायतों ने इस कैटेगरी के अंदर स्थान बनाया है। तो ये वाली जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूं। ये जो परफॉर्मर श्रेणी है इसमें राजस्थान से कितनी पंचायतें हैं ये आपको ध्यान रखना है। और इस परफॉर्मर श्रेणी के अंदर भी जो 1993 टोटल पंचायतें हैं, इसमें से टॉप पंचायत कौन सी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आगे अपन बात करेंगे। पहले ये देखो, आकांक्षी श्रेणी में 8,537 पंचायतें हैं और बिगिनर श्रेणी में 104 पंचायतें हैं। अब आ जाओ, ये परफॉर्मर श्रेणी राजस्थान की सबसे टॉप कैटेगरी है, तो सबसे शीर्ष पर कौन सी पंचायत आई है इन 1993 से भी पहले नंबर पर कौन सी आई है, तो वो
साबला डूंगरपुर की एक पंचायत है जिसका नाम है पिंडवाल पंचायत। इसको फिर से स्टार लगा लो, यहां से वन लाइनर सवाल बन सकता है। कौन सी पंचायत ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान हासिल करा है? राजस्थान से। राजस्थान से पूछे तो पिंडवाल पंचायत जो है इसने प्रथम स्थान हासिल करा है। स्कोर कितना है इसका? 72.71 स्कोर है। और सबसे लेटेस्ट इस बिगिनर कैटेगरी के अंदर जो ये 104 है, इनमें से भी सबसे लास्ट वाला स्थान हासिल करने वाली पंचायत यानी कि 10,634वीं रैंक हासिल करने वाली पंचायत आपकी डोलिका है, जो कि सिकंदरा दौसा की है, जिसको 34.29 स्कोर मिला है। अब आप कहोगे गुरुजी इंडिया के अंदर टोटल कितनी पंचायतें हैं और इंडिया से कौन सी पंचायत ने इसके अंदर प्रथम स्थान हासिल करा, वो भी तो बता दो, क्योंकि ये नेशनल करंट अफेयर का भी सवाल है। तो वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपना जो नेशनल करंट अफेयर्स आया था अप्रैल मंथ का, वो मैंने आपको 2 या 3 मई के आसपास ही करवा दिया था। उसके अंदर इस पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को पूरा इन डेप्थ अपन ने डिस्कस किया है। इस वाली क्लास के अंदर राजस्थान के संदर्भ में इसको डिस्कस करा है। तो राजस्थान के संदर्भ में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सारी चीजें यहां से कवर हो जाएगी। क्या क्या याद रखोगे वापस से देख लो। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, एक तो ये ध्यान रखोगे। किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। क्यों जारी की जाती है? ये चीज दिखाने के लिए कि ये पंचायतें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी प्रगति कर रही है इन गोल्स को हासिल करने के अंदर। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि टोटल 5 श्रेणियां इसके अंदर, यह भी पूछा जा सकता है कितनी श्रेणियों के अंदर पंचायतों को विभाजित किया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। तो याद रखोगे टोटल 5 श्रेणियां हैं। इन 5 में से टॉप 2 श्रेणी जो कि परफॉर्मर और अचीवर की श्रेणीज है, इसमें से कोई सी भी पंचायत नहीं आई है। ताज्जुब की बात यह है कि इंडिया से भी, भारत से भी, जिसके अंदर टोटल 22 लगभग 2 लाख या 22 लाख के करीब, एग्जैक्ट डाटा मैं भूल रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इंडिया में इतनी पंचायतें, उसमें से भी किसी भी पंचायत ने इस इंडेक्स के अंदर जो आपकी अचीवर श्रेणी है 90+ स्कोर करने वाली, उसमें एक भी पंचायत आपकी नहीं है। और आपको यहां से सवाल इंपॉर्टेंट जो बन सकता है, 11,260 टोटल पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर। ये पॉलिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है। और पार्टिसिपेट करती है 10,600 पंचायतें, जिसमें से परफॉर्मर श्रेणी के अंदर आपकी 1993 पंचायतें आती है। आकांक्षी श्रेणी यानी कि एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर 8,537 आती है। और बिगिनर श्रेणी के अंदर 104 पंचायतें, इसको भी ध्यान रख लेना। और टॉप पंचायत आपकी ये पिंडवाल है। पिंडवाल कहां की पंचायत है? तो साबला डूंगरपुर की है। सबसे नीचे डोलिका पंचायत है सिकंदरा दौसा की। आ जाओ अगले सवाल की ओर। राज्य की मेड़ता सिटी और रास तथा पुष्कर और मेड़ता के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है? तो देखो, सबसे पहली बात तो राजस्थान के अंदर 2 रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो मेड़ता सिटी को रास से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है पुष्कर को मेड़ता सिटी से जोड़ने वाला। यानी कि एक तरीके से ये मेड़ता आपका नागौर के अंदर है और पुष्कर आपका अजमेर के अंदर है, और इस तरफ आ जाएगा आपका रास। तो मेड़ता को पुष्कर से जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है और मेड़ता को रास से जोड़ने वाले ट्रैक के ऊपर भी काम चल रहा है। ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। अभी जो 2025-26 का बजट था, इसके अंदर इन दोनों परियोजनाओं के लिए राजस्थान को बजट अलोकेट किया गया है। तो सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 आने वाला जो सामने वाला फाइनेंशियल ईयर है, जो कि आपका 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक वो चलने वाला है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी राशि दी गई है राजस्थान को इन दोनों रेल परियोजनाओं के लिए, ये आपसे पूछा है। तो ये राशि दी गई है 117.40 करोड़। कितनी? 117.40 करोड़ की राशि दी गई है इन दोनों परियोजनाओं को। ये दोनों रेल परियोजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर चल रही है। एक तरीके से आप कह सकते हो अजमेर और नागौर जिले के अंदर बेटर कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये रेलवे लाइंस बिछाई जा रही है, जिनका लगभग काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा फाइनल स्टेज पे है। उसके लिए और इनको बजट मिल गया तो ये और प्रगति पकड़ लेगा और लगभग इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये 2 रेल परियोजनाएं हैं, मेड़ता सिटी रास और पुष्कर मेड़ता। अगर आपसे ये पूछे टोटल बजट कितना दिया गया है, 117.40 करोड़ का दिया है, जिसमें से मेड़ता सिटी रास के लिए कितना बजट अलोकेट हुआ, तो इसके लिए मात्र 32 करोड़ का बजट मिला है इसको, और इसकी लंबाई है 51.40 करोड़। ये वाला आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कितनी लंबाई है मेड़ता सिटी रास वाले रेलवे ट्रैक की। और दूसरा है पुष्कर और मेड़ता के बीच वाला, इसके लिए 85.40 करोड़। दोनों को आप जोड़ोगे 117.40 करोड़ का टोटल बजट इनको दिया गया है। इसकी लंबाई है 51.346। ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग 51 है। ये 51.40, ये 51.346 है, लगभग कुछ मीटर का ही इनके बीच में फासला है। लेकिन इसको ज्यादा बजट दिया गया है क्योंकि इसका काम थोड़ा सा ज्यादा बाकी है। इसको कम बजट दिया है, इतने बजट के अंदर इसका काम होकर ये वाली योजना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर के कितना कर दिया है?
सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के ये बताओ कि ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है, जिसका पहले नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब इस योजना में 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ राजश्री योजना की शुरुआत कब होती है, उस टाइम में राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे और इंडिया के अंदर उस टाइम में राष्ट्रपति कौन थे, ये दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझे बताओगे। जो विद्यार्थी ये कमेंट करेगा मेरी नजर में आ जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने जो अभी लाडो प्रोत्साहन योजना है, पहले राजश्री योजना थी, उसका नाम बदल करके लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया। ये कह रहा है प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो अभी वाला जो बजट था 2025-26 वाला बजट जारी करा गया था, उस बजट के अंदर अनाउंसमेंट करा था और अभी 1 अप्रैल 2025 से उसको लागू भी कर दिया है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में जन्म लेने वाली जितनी भी बच्चियां होगी उनको अब 1.5 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है। 1,50,000 रुपए की राशि इसके अंदर मिलने वाली है। तो पूछ रहा है कितना बढ़ा दिया। सबसे पहले याद रखोगे कि 50,000 रुपए इस योजना के अंदर राशि थी, उसके बाद में इसको बढ़ा करके किया गया कितना, 1 लाख रुपए, और अभी इसको 1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया है। तो ये आप याद रखोगे, वर्तमान में राशि इसकी 1.5 लाख है। पहले इसका नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना हुआ करता था। ये योजना लागू कब होती है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे और भारत के अंदर उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे, ये दोनों बात बताओगे। योजना के तहत देय राशि 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख कर दी है। योजना किनको मिलती है, ये सभी वर्गों की, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, सभी वर्गों की बालिकाओं को, जिन बालिकाओं का जन्म किसी भी प्रकार के सरकारी अस्पताल में या सरकार के साथ एसोसिएटेड किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अगर होता है तो उन बालिकाओं को ये राशि दी जाती है, बशर्ते वो बालिकाएं आगे पढ़ाई भी करें। और अभी पता है आपको, अच्छा ये योजना लागू क्यों की गई, पहले ये जानो। ये जो योजना शुरू की गई थी ये कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, कि बालिकाओं का जन्म होता है, पहले आपको पता है कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा किया जाता था। बालिकाओं को अगर पता चल जाता, सोनोग्राफी करवा के पेट में ही मरवा देते लोग, या जन्म होने के बाद में बच्चियों को छोड़ देते कि हमें तो बेटियां चाहिए ही नहीं। और आज बेटियां ही पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, 2 बेटियों को भारत सरकार ने सामने करा है, ये बताने के लिए कि भाई साहब हमारी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। एक मूवी आई थी दंगल, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और उसी चीज को वापस से मोदी जी ने दोहराया है भारत की 2 शेरनियों को सामने ला करके। तो अभी जिस प्रकार से सरकार महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है, हालांकि देखो प्लस माइनस दोनों चीजों के होते हैं। जहां पर 90% अच्छी चीजें भी है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से, वहां पे 10% कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है। कुछ महिलाएं होती है ऐसी भी जो इन योजनाओं का या इन चीजों का गलत फायदा उठाती है, पुरुषों के खिलाफ एज ए वेपन इन चीजों को इस्तेमाल करती है, तो वो थोड़ी सी गलत चीज है। और हर समाज के अंदर देखो प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं, लेकिन हमें देखना यह होता है कि यार प्लस पॉइंट ज्यादा है तो अपन को उस चीज को प्रमोट करना चाहिए। तो महिलाओं का, बच्चियों का जन्म ज्यादा हो, बच्चियों को एक तो माता पिता मारे नहीं, क्योंकि माता पिता को बोझ लगता कि यार बेटी का जन्म हो गया तो इसकी शादी करेंगे, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, अपने घर नहीं रहेगी अगले घर जाएगी। इस प्रकार से बच्चियों को जन्म के समय ही खत्म कर दिया जाता था, और ऐसा ज्यादातर सिटीज के अंदर होता था, गाँव के अंदर ऐसा नहीं होता था। तो उन बालिकाओं का जन्म हो, जन्म होते ही सरकार 5,000 रुपए उस बालिका के नए खाता बना करके उसमें या फिर उसके माता के एसोसिएट खाते के अंदर ट्रांसफर कर देगी। फिर जैसे ही वो बालिका 1 साल की होगी और उसको पोलियो का टीका लगाया जाएगा, सबसे पहले पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, उस टाइम में उसके साथियों और जो है 5,000 रुपए की एक किस्त और डाल दी जाएगी। इस प्रकार से जैसे जैसे बालिका बड़ी होती रहेगी, 6ठी क्लास में आएगी, 10वीं क्लास में आएगी, 12वीं क्लास में आएगी, ग्रेजुएशन होगी उसकी जब वो 21 साल की हो जाएगी, इस प्रकार से उसके अकाउंट में जो है पैसा सरकार की तरफ से आता रहेगा। ये चीज 2 चीजों की ओर इंडिकेट करती है। एक तो कि कन्या भ्रूण हत्या को बिल्कुल कंप्लीटली बंद किया जाए और इसका समाज में इंपैक्ट भी पड़ा है बकायदा। दूसरी बात, बालिकाओं को एजुकेट किया जाए, गर्ल्स को पढ़ाया जाए। पहले माता पिता गर्ल्स को पढ़ाते नहीं थे कि यार इसका तो शादी होके अगले घर जानी है, पढ़ा के क्या ही करना है, घर का चूल्हे चौके का काम ही तो करना है। लेकिन अभी जमाना बदल रहा है, महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा बेटर काम कर रही है और इस योजना का बहुत ज्यादा समाज के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा है, तो सरकार के लिए थैंकफुल भी होना चाहिए हमें। तो ये योजना सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए, चाहे वे सरकारी हो या फिर निजी विद्यालय में अध्ययनरत हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ रही हो, सभी बालिकाओं को मिलेगा। प्रोत्साहन राशि बालिका के जन्म से लेकर के जब तक वो 21 वर्ष की होगी तब तक सीधे उसके अकाउंट के अंदर 7 किस्तों के द्वारा, ये याद रख लेना, टोटल कितनी किस्तें बालिका के अकाउंट में जमा की जाएगी, टोटल 7 किस्तें जमा की जाएगी। इधर आओ देखो, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सी किस्त की राशि कितनी कितनी है ना, क्योंकि इस योजना के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि चौथी किस्त के अंदर कितनी राशि दी जाती है या 5वीं किस्त कब दी जाती है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखो, पहली किस्त बालिका को 5,000 रुपए की मिलती है, ठीक है, और ये 5,000 रुपए की उसके जन्म के समय मिल जाती है।
जैसे ही बालिका का जन्म होता है उसकी माता के अकाउंट में ये 5,000 रुपए सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। दूसरी किस्त जो है ये भी 5,000 रुपए की मिलती है, और ये कब मिलती है? जब बालिका 1 साल की हो जाती है। तो 1 साल की होने पर दूसरी जो है वो किस्त भी आ जाती है। कितनी आती है? 5,000 रुपए की। अब आप कहोगे गुरुजी आगे की चीजें हमें याद नहीं रहेगी। याद नहीं करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। 5 और 5 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 10,000। लिख दो तीसरी किस्त 10,000 की। अच्छा, ये किस्त कब मिलेगी? जब बालिका 6th कक्षा के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, अगली चौथी किस्त कितनी होगी? तो इस 5,000 को और 10,000 को जोड़ दो, कितने हो गए? 15,000। 15,000 की जो किस्त मिलेगी ये कब मिलेगी? जब बालिका 10th क्लास के अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा 10th देखो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1 साल की होने पर 5,000 की किस्त है, और तीसरी किस्त बालिका को मिलेगी पहली कक्षा में, यानी कि फर्स्ट कक्षा के अंदर प्रवेश लेने पर। और ये जो चौथी किस्त है ये मिलेगी बालिका को 6th कक्षा के अंदर प्रवेश लेने पर। इसके बाद में अगली किस्त कितनी होगी? तो इस 5,000 को और 15,000 को जोड़ दो, कितने हो गए? 20,000। ये 20,000 की किस्त मिलेगी बालिका को 10th कक्षा में प्रवेश लेने पर। फिर अगली किस्त इस 20,000 को और 5,000 को जोड़ दो, यानी कि इस वाले को आपको आगे करते करते जोड़ते जाना है। ये वाली किस्त हो जाएगी आपकी 25,000 की, और ये मिलेगी बालिका को जब बालिका 12th क्लास के अंदर आएगी। और फाइनली जो किस्त है ये मिलेगी 70,000 रुपए की। और ये किस्त कब दी जाएगी? देखो इसके अंदर 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये कि बालिका का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस वो 21 साल की हो जानी चाहिए। दोनों चीजें जब फुलफिल हो जाएगी तब 70,000 रुपए का अमाउंट बालिका के अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 7 किस्तों के अंदर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार के द्वारा बालिकाओं को ये पैसा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी इस योजना के बारे में। शुरुआत कब होती है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दोगे। चलो आगे आ जाओ। राज्य सरकार के द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सरकार ने साथियों क्या करा है? वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, इस शिक्षा बोर्ड का गठन करा है। पहली बात ये पूछ लेवे कि किसके द्वारा किया गया है? राज्य सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा भी कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? तो याद रखोगे संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत जो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, इस शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। और यह पूछ रहा है कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आप याद रखोगे इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रोफेसर गणेश लाल सुथार को। क्या काम करेगा ये वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड? ये वाला बोर्ड बेसिकली जिस प्रकार से आपके मदरसे होते हैं जिसके अंदर इस्लाम धर्म उनको पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से ये वाला बोर्ड जो हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, हमारे जो वेद है उन वेदों का ज्ञान, अल्टीमेटली इसको हिंदू धर्म से ना जोड़ करके अपन ऐसे देखें कि हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, जो अपने पुराने ग्रंथ है, उन ग्रंथों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। और उसके लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के अंदर टोटल 22 मेंबर होने वाले हैं। कितने मेंबर होने वाले हैं? 22 मेंबर। उनमें से एक आपके अध्यक्ष होंगे, और वो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो प्रोफेसर गणेश लाल सुथार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। गठन कब होता है? 16 अप्रैल 2025 को इसका गठन किया जाता है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और कौन सा विभाग है? तो इसका प्रशासनिक विभाग ये है आपके संस्कृत शिक्षा विभाग। टोटल 22 इसके अंदर मेंबर होने हैं, ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य होंगे? कार्यकाल कितना होगा इसके सदस्यों का? 3 साल का कार्यकाल होगा। 3 साल के बाद में वापस से दूसरी अपॉइंटमेंट की जाएगी। अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर गणेश लाल सुथार। और बोर्ड वेदों में निहित जो ज्ञान विज्ञान है उसका काम करेगा बालकों तक पहुंचाने का, और सभी वैदिक विद्यालयों और वैदिक संस्थानों का संचालन भी करेगा। यह बोर्ड बेसिकली जो ऑलरेडी अपने राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, जितने भी वैदिक इंस्टीट्यूट या फिर वैदिक स्कूल जो चल रहे हैं, उनका संचालन करने का, उनका मैनेजमेंट करने का काम भी यही वाला बोर्ड करेगा, जिसके अंदर टोटल आपके 22 मेंबर्स होंगे। इन 22 में से 10 तो गैर सरकारी मेंबर होंगे और 12 आपके सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति होंगे। और अध्यक्ष इसका बनाया गया है प्रोफेसर गणेश लाल सुथार को। यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो, राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? इस बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना, जैसा कि इसका नाम है, ये संबल योजना है। संबल योजना यानी कि ये बल प्रदान करने वाली योजना है। किसको बल प्रदान करेगी? जैसा इसका नाम है बाबा साहब अंबेडकर। और ये बात आप सभी जानते हो कि बाबा साहब ने दलित वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, उनको समाज के मुख्य तबके से जोड़ने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, हमारे भारत का स्वर्णिम संविधान उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, यानी कि संविधान का निर्माण करता भी बाबा साहब अंबेडकर को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये काम करके गए हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना है ये। पहली बात तो ये याद रखनी कि ये योजना किसके लिए है? तो ये योजना जो आपका एससी वर्ग है, शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट का मतलब जो अनुसूचित जाति है, इस अनुसूचित जाति के लिए ये योजना है।
जहां पर ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या, जनसंख्या 50% से अधिक होगी। मान लो किसी गांव में अगर 1000 लोग रहते हैं तो वहां पर अगर 500 से ज्यादा जनसंख्या एससी कैटेगरी के लोगों की है, अनुसूचित जाति की है, तो वहां पर उन इलाकों के अंदर एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ओवरऑल उन इलाकों का डेवलप किया जाएगा। उसके लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे, वहां पे अस्पताल बनाए जाएंगे, वहां के लोगों को पोषण प्रदान किया जाएगा। हर प्रकार से उस एरिया को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पर विकास करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। उसके लिए योजना है और इस योजना को इस बजट के अंदर कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए का बजट इस योजना को आवंटित किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बजट कितना आवंटित हुआ है। बाकी यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर अनुसूचित जाति, ध्यान रखना अनुसूचित जनजाति नहीं है, एक होता है एससी, एक होता है एसटी, ये शेड्यूल्ड ट्राइब होता है अनुसूचित जनजाति, और ये होता है शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति। तो ये बाबा साहब अंबेडकर योजना केवल अनुसूचित जाति के लिए है। इनकी जनसंख्या जहां पर 50% से अधिक होगी, ऐसे क्षेत्रों को ये टारगेट करेगी और इसको 250 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है। योजना की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2025 को। स्टार लगा के रख लो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में आधारभूत संरचना, वहां का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और विकास और समग्र उन्नयन, समग्र उन्नयन का मतलब हो गया ओवरऑल उन एरियाज का डेवलपमेंट करने के लिए ये योजना लागू की गई है, जिसमें बजट के अंदर इसको 250 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया जाता है। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में राज्य में कहां पर टॉप गन शूटिंग अकादमी के द्वारा अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है? देखो इस सवाल को स्टार लगा करके रखो। ये किसकी बात कर रहा है? टॉप गन शूटिंग अकेडमी। ये जो टॉप गन शूटिंग अकादमी है, ये एक फॉरेनर साथियों आपके शूटिंग पर्सन है, एक तरीके से उनको कह सकते हो आप निशानेबाज है, उनके द्वारा चलाई जाती है। और इस शूटिंग अकादमी के द्वारा राजस्थान के अंदर एडवांस लेवल की अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की जा रही है। और ये कहां की जाएगी? तो ये जिला आपको याद रखना है, बूंदी के अंदर इसकी स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ये जो अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है, ये बूंदी के अंदर होगी। शिमोन शरीफ नाम के जो अंतरराष्ट्रीय शूटर है, निशानेबाज है, इनके द्वारा संचालित अकादमी है टॉप गन शूटिंग अकादमी। और ये अकादमी ऑलरेडी दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और रायपुर के अंदर अपनी ब्रांचेस खोल चुकी है, अपनी शाखाएं खोल चुकी है। एक शाखा राजस्थान की, दूसरी, और क्योंकि राजस्थान की पहली शाखा तो जयपुर के अंदर है ही है, बाकी भारत के अंदर गुरुग्राम, दिल्ली और रायपुर के अंदर भी टॉप गन शूटिंग अकादमी की ब्रांचेस है। राजस्थान में दूसरी ब्रांच ओपन होने जा रही है, जो कि कहां पर होगी? बूंदी के अंदर होगी। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसको 19 अप्रैल 2025 को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मान है? मेवाड़ गौरव सम्मान। इस मेवाड़ गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वासुदेव देवनानी, लक्ष्य राज सिंह, सीपी जोशी या फिर किरण माहेश्वरी। तो आप याद रखोगे अपनी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, इनको जो है मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये मेवाड़ गौरव सम्मान देता कौन है? तो जन चेतना मंच के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है और 19 अप्रैल 2025 को इनको सम्मानित किया गया। फिर ये डेट इंपॉर्टेंट है नहीं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को यह पूछा जा सकता है कि मेवाड़ गौरव सम्मान कितने राजस्थानियों को आज तक मिला है? तो वासुदेव देवनानी ये सम्मान पाने वाले तीसरे राजस्थानी हैं। एक आपके सुरेंद्र सिंह भंडारी को 1999 में दिया गया, एक गुलाब चंद कटारिया को 2022 में दिया गया, और इस बार आपके जो 2025 में है वो वासुदेव देवनानी जी को ये सम्मान दिया गया। ये तीसरे व्यक्ति है इसको हासिल करने वाले। सवाल अगला कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से, एक ट्रस्ट है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, इस ट्रस्ट की ओर से क्या किया गया है साथियों? इस ट्रस्ट की ओर से 14 अप्रैल 2025 को पुरस्कार दिए गए हैं। उन पुरस्कारों में एक पुरस्कार है महाराजा विजय सिंह सम्मान। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। किसको किया जाएगा? क्योंकि देखो 14 अप्रैल 2025 को घोषणा होती है और 12 मई को यह सम्मान इनको प्रदान किए गए हैं। घोषणा कब होती है इन पुरस्कारों की? सबसे पहले तो इधर आओ, घोषणा होती है आपके 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल 2025 को घोषणा होती है। किसके द्वारा घोषणा की जाती है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जो कि जोधपुर के अंदर काम करने वाला ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के द्वारा। और ये सम्मान दिए कब जाएंगे? तो ये सम्मान दिए जाएंगे 12 मई को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 12 मई 2025 को ये सम्मान इनको प्रदान किए जाने हैं। जिसमें से महाराजा विजय सिंह सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? एक आपके सामने शूटर अवनी लखेरा का नाम है, बतूल बेगम जी जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, शीनकाफ निजाम इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और रूपाराम धनदेव। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके बतूल बेगम, ऑप्शन नंबर बी। बतूल बेगम जिनको हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, आपको पता होगा।
अभी अप्रैल 2025 के अंदर ही पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें राजस्थान से आपके 3 व्यक्ति तो शामिल हैं। बतूल बेगम जी है, कला के क्षेत्र से संबंधित मांड गायकी में, इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जयपुर की रहने वाली है। शीन काफ निजाम, ये आपके जोधपुर के रहने वाले हैं, और शीन काफ निजाम इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक और जो है आपके बैजनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी के सेक्टर में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। हालांकि इन पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा आपके जनवरी के अंदर ही हो गई थी, लेकिन ये प्रदान किए गए अभी अप्रैल महीने में, तो ये भी ध्यान रख लेना अप्रैल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन बतूल बेगम जी को जो है साथियों मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा जो आपके मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार टोटल 18 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 18 श्रेणियों में दिए जाते हैं। उसमें से एक श्रेणी है आपकी महाराजा विजय सिंह सम्मान। ये महाराजा विजय सिंह सम्मान जो है ये बतूल बेगम को प्रदान किया गया। अच्छा, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस मारवाड़ रत्न पुरस्कार के अंदर एक कैटेगरी है चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान। ये सम्मान दिया गया है अवनी लखेरा को। अवनी लखेरा कौन है? अवनी लखेरा आपकी जयपुर की रहने वाली है, और ये पैराशूटर है। कौन है साथियों? ये पैराशूटर है। पैराशूटर का क्या मतलब है? ये पैरालंपिक के अंदर शूटिंग करती है, ये निशानेबाज है। कौन है ये? निशानेबाज है। अच्छा, निशानेबाज के अंदर इनका कौन सा इवेंट है? तो याद रखोगे आप 10 मीटर एयर राइफल जो है ये इनका इवेंट है, और इन्होंने हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे उसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ये वही अवनी लखेरा है जो पेरिस पैरालंपिक के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाती है। अच्छा, महाराजा विजय सिंह सम्मान ये बता ही चुका हूँ आपको। पद्मश्री सम्मानित बतूल बेगम जी, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी जयपुर से है, इनको प्रदान किया गया है। अगला आपके सामने है राजा राम मेघवाल सम्मान। ये भी अवनी लखेरा को दिया गया है। और एक सम्मान जो मोहनोत नैणसी सम्मान है, ये पलकी शर्मा को दिया गया है। ये चारों के चारों सम्मान इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अंदर टोटल 18 श्रेणियों के अंदर 18 सम्मान दिए गए हैं। आपको इन 4 का नाम जरूर याद रख लेना है, क्योंकि यहां से सवाल आने की प्रबल संभावना है। और ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार है जो कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा दिए जाते हैं। आपको पता है इसकी घोषणा 14 अप्रैल 2025 को हो जाती है। घोषणा होती है मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा, म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा। और ये पुरस्कार दिए कब जाने हैं? तो 12 मई को ये पुरस्कार दिए जाने हैं। सवाल अगला, 27 अप्रैल 2025 को अलवर में बने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? मेरे प्यारे साथियों, हर एक सवाल का मैं आपके सामने जो एक बेस क्रिएट कर रहा हूं ना, कि ये सवाल पूछा क्यों है और इस सवाल का संबंध किन चीजों से है। ये जो बेस है, ये बेस आपको चीजों को लंबे टाइम तक याद रखने में सहायता करेगा। मैं चाहूं तो ये जो क्लास 2 घंटे की होने वाली है, इसको 1.5 घंटे में या 1 घंटे में भी समाप्त कर सकता हूं। सीधा सवाल पढ़ूं, सवाल का आंसर बता दूं, आगे बढ़ूं। लेकिन सवाल का बेस मैं इसलिए तैयार कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त आपका मैं इसलिए ले रहा हूं, ताकि यहां पर वो बेस क्रिएट होकर के आपको चीजें मेमोराइज हो जाए, चीजें आपको याद हो जाए, आपस में इंटरलिंक हो जाए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास यूट्यूब आने के नेक्स्ट डे शाम को या उसके नेक्स्ट डे शाम को आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी अपना क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर मेरे द्वारा या फिर विजेंद्र सर या नरेंद्र सर के द्वारा यूट्यूब पर ली गई हर एक क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। मैंने अभी जो आपके 7 घंटे की मानव शरीर की मैराथन क्लास ली थी, उसकी भी पीडीएफ उसमें मैंने अपलोड करवा दी थी। क्लास हुई थी उसके नेक्स्ट डे शाम को ही, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, सीधा एप्लीकेशन खोला, फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन खोला, उसमें साफ साफ दिख जाएगा साइंस बाई एनआर सर, करंट अफेयर्स बाई एनआर सर। उसमें मेरे द्वारा ली गई सारी क्लासेस की पीडीएफ, आज तक जितनी क्लासेस ली है सबकी पीडीएफ है, वो आप देख सकते हो। यहां पर अपना सवाल है, 27 अप्रैल 2025 के दिन अलवर के अंदर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है? तो साथियों, अलवर के अंदर स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल, ई गुरुकुल का मतलब समझ गया आप? एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक गुरुकुल है, यानी कि ये आपको फोन के अंदर एक तरीके की मिलेगी लाइब्रेरी। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाकर के पढ़ोगे, फोन के अंदर एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जिसको फोन में या कंप्यूटर में आप खोल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गुरुकुल है ये। इस गुरुकुल में लगभग 100 से भी ज्यादा लेख वहां पर लिखे हुए हैं, प्रकाशित किए हुए हैं, जिनको जाके आप पढ़ सकते हो। ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स है, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को यहाँ पर संग्रहित किया जा रहा है। और इस ई गुरुकुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अलवर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नाम आपके सामने देखो साथियों, एक है अर्जुन राम मेघवाल और अगला नाम है ओम प्रकाश माथुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओम प्रकाश माथुर जो है, इनके द्वारा लोकार्पण किया गया है।
आप कहोगे गुरुजी ओम प्रकाश माथुर जी जो है ये तो वर्तमान में राजस्थान में है ही नहीं, ये तो कहां पर है, ये तो सिक्किम के राज्यपाल है। लेकिन आपको ध्यान हो जिस समय ओम प्रकाश माथुर जी राजस्थान के अंदर थे, राजस्थान में किस पद पर थे, राजस्थान के अंदर ये सांसद थे साथियों। क्या नाम इनका? ओम प्रकाश माथुर। ये ओम प्रकाश माथुर जी जिस समय राजस्थान के अंदर सांसद थे उस समय इन्होंने विवेकानंद स्मारक का निर्माण करवाया था अलवर के अंदर, और उसी विवेकानंद स्मारक स्थल पर इन्होंने लोकार्पण करा है स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का। और इस ई गुरुकुल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको मोबाइल के अंदर स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स मिलेगी, और इसका लोकार्पण ओम प्रकाश माथुर के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में कौन है आपके, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल है। और ये उद्घाटन या लोकार्पण कब किया जाता है, डेट इंपॉर्टेंट है 27 अप्रैल 2025 को, ये वाली डेट आप याद रखोगे। और पुस्तकालय कक्ष जो है अलवर के अंदर स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय कक्ष का निर्माण अभी इन्होंने करवाया है, पहले स्मारक बनवा दी थी, इनके सांसद थे उसी काल में, और 27 लाख रुपए का इसके लिए बजट इन्होंने आवंटित करवाया था। कितना बजट? 27 लाख रुपए का। तो यहाँ पर एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जो ई गुरुकुल है, इस ई गुरुकुल के लिए बजट कितना लगा था, इस ई गुरुकुल के लिए जो पैसा लगा था वो लगा था 27 लाख रुपए। और अगर आपसे ये पूछा जाए स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण कहां पर हुआ है, अलवर के अंदर हुआ है। डेट याद रखनी है 27 अप्रैल 2025 को। अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 27 अप्रैल 2025 के अंदर इसका लोकार्पण किया जाता है। किसके द्वारा? ओम प्रकाश माथुर के द्वारा। ये ओम प्रकाश माथुर का जो सवाल है, इनका नाम क्यों पूछा जा सकता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो इन्हें लोकार्पण भी करार, अभी ये किसी और स्टेट के राज्यपाल है। जनरली विद्यार्थी इस नाम को देख करके वहां से कट कर देगा कि यार इनका तो संबंध सिक्किम से राजस्थान से है ही नहीं। लेकिन जिस समय ये राजस्थान के अंदर हुआ करते थे, अलवर में थे सांसद, उस समय इन्होंने साथियों वहां पर स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करवाया था और उनकी स्मारक का निर्माण करवाया था। और वहीं पर अभी इन्होंने 27 लाख के बजट से इस ई पुस्तकालय का भी क्या कर दिया है, लोकार्पण कर दिया है, ई गुरुकुल का भी लोकार्पण कर दिया है। अगला सवाल, मलेरिया उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आपका जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस श्रेणी के अंदर वर्गीकृत किया गया है? सबसे पहली बात, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आपका कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम चल रहा है आपका साल 2016 से। 2016 के अंदर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 2016 से लेकर 2030 का टारगेट रखा जाता है कि इन जो है 15 सालों के अंदर हम मलेरिया को भारत से बिल्कुल मिटा देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपको पता होगा मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। साइंस के अंदर अपन ट्रिक भी पढ़ते हैं कि काम पर पानी फेर दिया, का का मतलब कालाजार, मैं का मतलब मलेरिया। तो ये जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। दूषित जल की वजह से, गंदे जल की वजह से फैलता है। जहां पर जल इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो आपके छत की पानी की टंकी हो, चाहे कहीं पर जल का अगर भराव हो जाए, तो वहां पर ये मच्छर पनप करके गंदगी फैलाते हैं और उस दूषित जल का सेवन कर लेने से जो है इंसानों के अंदर ये मलेरिया रोग फैलता है। तो इस मलेरिया का भारत से पूरी तरीके से उन्मूलन करने के लिए, इसको मिटाने के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था साल 2016 के अंदर। कब चलाया गया था? 2016 में इस मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अभी 2025 के अंदर जो सेंट्रल लेवल का आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जिन राज्यों ने अपने राज्य से मलेरिया को पूरे तरीके से मिटा दिया है, उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। तो राजस्थान को दी गई है साथियों कैटेगरी 1। कौन सी कैटेगरी दी गई है? कैटेगरी 1। और इस कैटेगरी 1 के अंदर राजस्थान को क्यों डाला गया है? क्योंकि आपके राजस्थान का जो एपीआई है साथियों, ये एपीआई 1 से भी कम है। आप कहोगे गुरुजी ये एपीआई क्या होता है? तो इस एपीआई का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों वार्षिक पैरासाइट इंसिडेंस। एपीआई को आप किस नाम से जानते हो? एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस के नाम से इसको आप जानते हो। होता क्या है एपीआई? प्रति 1000 लोगों पर कितने व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है। भारत के अंदर राजस्थान में प्रति 1000 लोगों पर 1 से भी कम व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित आ रहे हैं। ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि 30,000 लोगों के ऊपर अगर मलेरिया का टेस्ट किया गया, तो 30,000 लोगों पर टेस्ट करने पर टोटल 30 लोग भी मलेरिया से ग्रसित नहीं पाए गए। यानी कि उसका जो एपीआर है पूरे साल भर के अंदर देखा जाता है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। इस एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस का मान राजस्थान के लिए 1 से भी कम है। इस वजह से राजस्थान को कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है। तो एक तो आप ये रखोगे कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 है क्या, इसको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। इसमें वे राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक पैरासाइट इंसिडेंस, एपीआई के बारे में भी आपको ध्यान रखना, ये 1 से कम है। इस तरह राज्य के समस्त जिलों में एपीआई 1 से कम है। वर्तमान में राजस्थान के जो 41 जिले हैं, 41 जिलों में एपीआई 1 से कम है। और विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है आपके कब? 25 अप्रैल को।
1 अप्रैल को मलेरिया क्रेश कार्यक्रम, नाम रखोगे याद, मलेरिया क्रेश कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ किया गया था कब? 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता है, मलेरिया क्रेश कार्यक्रम। उसी के तहत 25 अप्रैल 2025 को जो है विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार 2025 के अंदर 25 अप्रैल 2025 को जो मलेरिया दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। थीम थी मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। तो पुनर से याद रख लोगे, निवेश, कल्पना और जागृति। ये पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति है जिसमें मलेरिया का अंत करना है। और इसका अंत करने के लिए 2016 में शुरू होता है मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको आप NFME के नाम से भी जानते हो, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया इलिमिनेशन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा। इसका टारगेट था 2016 में शुरू होकर के 2030 तक जो है इसको मलेरिया को कंप्लीटली भारत से हटा दिया जाए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसी के आधार पर ये मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत के अंदर काम कर रहा है। शुरुआत 2016 में होती है, टारगेट 2030 तक का है। 2025 में राजस्थान को कैटेगरी 1 में डाल दिया जाता है क्योंकि राजस्थान के लिए API एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस का मान 1 से कम है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 से भी कम व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित पाए जा रहे हैं। इसका मतलब राजस्थान बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है मलेरिया का उन्मूलन करने में, मलेरिया को जड़ से मिटाने के अंदर। अगला सवाल, किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने राज्य के जैसलमेर में अपनी 1.3 गीगावाट पीक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इस सवाल को ना साथियों स्टार लगा लो आप, ये रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित आपकी जो है सवाल है। किससे संबंधित है ये? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो नवीनीकरण ऊर्जा है, इस नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित सवाल है। और नवीनीकरण ऊर्जा के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर का मतलब, पहले तो ये समझो नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब क्या होता है। इसको नवीनीकरण ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो कि उन ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जाती है जो ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, यानी कि जल के माध्यम से विद्युत बना रहे हो। ऐसे स्रोत जिनसे प्राप्त ऊर्जा भी जो है वो भी ऊर्जा भी प्राप्त होती है और साथ में पर्यावरण को भी नुकसान कम से कम या न के बराबर होता है। सौर ऊर्जा से, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, यानी कि पर्यावरण को 0 प्रदूषण करते हुए, कार्बन इमिशन 0% रखते हुए जिन एनर्जी सोर्सेज से ऊर्जा उत्पन्न होती है उनको अक्षय ऊर्जा स्रोत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत बोला जाता है। और भारत जो है साथियों इस अक्षय ऊर्जा के सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने जा रहा है। उसी मिशन के तहत, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तहत ही हाल ही में साथियों जैसलमेर के अंदर मेगा सौर परियोजना, इसका मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, मेगा सौर परियोजना। आपसे पूछा जाए 1.3 गीगावाट, कितनी? 1.3 गीगावाट, और यहां पर छोटा सा मैं पी लिख रहा हूं, पी का मतलब होता है पीक। 1.3 गीगावाट पीक मेगा सौर परियोजना। इस मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? अगर आपसे ये पूछ ले, शुभारंभ इसका किया गया है आपके कहां पर? जैसलमेर के अंदर। तो एक तो ये याद रखोगे आप कि जैसलमेर के अंदर 1.3 गीगावाट पीक क्षमता की सौर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये आती है कि ये जो सौर परियोजना है इसका उद्घाटन कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, या कौन सी कंपनी जो है वो इस एनर्जी प्रोजेक्ट को, इस पूरी की पूरी परियोजना को फुलफिल करने वाली है। तो साथियों एक कंपनी है रिन्यू नाम से, RENEW, रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को संभाला जाएगा। रिन्यू एनर्जी जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर है, जिसकी एक ब्रांच जयपुर के अंदर स्टेब्लिश है। और इस योजना के अंदर जितने भी सोलर पैनल बनेंगे, यानी कि पहले तो ये जानो कि ये जो 1.3 गीगावाट पीक है ना, पीक का मतलब क्या है, पीक क्यों लिखा हुआ है? 1.3 गीगावाट पीक का मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्राप्त हो सकती है जब सारे के सारे सर्कमस्टांसेस सही हो, यानी कि प्रॉपर धूप आ रही है, प्रॉपर तरीके सारी वायरिंग सही काम कर रही है, और उसके बाद में बैटरीज प्रॉपर चार्ज हो रही है, तो मैक्सिमम कितनी ऊर्जा बनाई जा सकती है सारी अनुकूल परिस्थितियों के अंदर, उस ऊर्जा को बोला जाता है पीक ऊर्जा। यानी कि 1.3 गीगावाट पीक ऊर्जा बनाई जा सकती है इस एनर्जी प्रोजेक्ट से। और ये भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक
ही जगह से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन रिन्यू एनर्जी के द्वारा किया जा चुका है। इस रिन्यू एनर्जी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए कहां पर है, गुड़गांव के अंदर है। मैं यहां पर जीजी लिख रहा हूं। और इसकी एक ब्रांच आपके राजस्थान के जयपुर के अंदर ही है। और ये जो राजस्थान के जयपुर के अंदर ब्रांच है, इस ब्रांच के द्वारा इस परियोजना के अंदर जितने भी सोलर पैनल यूज होंगे उसके 90% सोलर पैनल जयपुर वाली ब्रांच के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी कि राजस्थान के अंदर ही इसका एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इस कंपनी का, जिसकी वजह से राजस्थान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। राजस्थान के लोगों को इसके अंदर क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। साथ में भारत जो अक्षय ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भर बनने का टारगेट लेके चल रहा है, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, भारत की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना, ये सबसे बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत की सबसे बड़ी है। कैसी बड़ी है, एकल स्थान, एक ही स्थान से 1.3 गीगावाट पीक, 1.3 गीगावाट पीक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली एकमात्र पहली परियोजना है। दूसरी बात, उद्घाटन कब होता है, 17 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया जाता है, ये याद रखोगे। कौन सी कंपनी है, अक्षय ऊर्जा की एक कंपनी है जिसका नाम है रीन्यू, है ना। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिख लो, रीन्यू, क्योंकि रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसी के नाम पर इन्होंने अपनी कंपनी का ब्रांड नेम रीन्यू रख लिया है। जैसलमेर के अंदर कौन सी दो तहसीलों के अंदर कितने एकड़ एरिया के अंदर, तो पोखरण और दूसरी तहसील आपकी भाणियाना, इन दोनों तहसील के अंदर 3500 एकड़ के एरिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। आपको पता होगा अभी गुजरात के अंदर ऑलरेडी रिलायंस का बहुत बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर ये एक तरीके से एक ही जगह पर प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ये जो दो तहसीलें जिनका नाम मैंने आपको बताया है, ये अपने प्यारे जैसलमेर का मैप है। इस मैप के अंदर मुख्य जो जैसलमेर है, ये वाला मुख्य जैसलमेर, तो ये रहा जो जैसलमेर आपकी तहसील है। इसके अलावा दो तहसीलें, यही जो हरारा एरिया दिख रहा है, इसमें एक पोखरण है, एक भाणियाना है और एक आपकी ये फतेहगढ़ है, फतेहपुर है। तो ये आपकी पोखरण और भाणियाना, ये वाला जो एरिया है, यानी कि पाकिस्तान से बॉर्डर से टच नहीं कर रहा है, बॉर्डर से केवल इतना सा इलाका टच कर रहा है। बाकी ये जो पोखरण और भाणियाना वाला इलाका है, इन दो तहसीलों के अंदर, इन दो तहसीलों से कितने गांवों को चुना गया है, तो 4 गांवों को चुना गया है। कौन कौन से गांव है, वो गांव का नाम यहाँ पे दिया होगा। तो इसके अंदर टोटल 4 गांवों के अंदर 3500 एकड़ एरिया के अंदर ये परियोजना लगाई जा रही है। और इस परियोजना का 100% जो मेड बाई रिन्यू एनर्जी, यानी कि 100% इसको रिन्यू एनर्जी बनाएगी। और इसको बनाने के लिए जयपुर की जो ब्रांच है उससे 90% सौर मॉड्यूल बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसके अंदर 4 गांव भी शामिल है। वो 4 गांव कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से आप कमेंट करके बता दो। सवाल अगला कि फरवरी 2025 तक राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। साथियों, ये जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं अक्षय ऊर्जा से संबंधित, ये एक तरीके से योजनाओं के अंदर भी आते हैं और सरकार के द्वारा कौन कौन से बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं उनके अंदर भी आते हैं। और राजस्थान और भारत दोनों की इकोनॉमी को ग्रो करवाने से भी संबंधित है। तो यहां से सवाल आपको पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखो, भारत के अंदर टोटल जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उसमें से भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है कि हर एक राज्य को ये टारगेट दिया है कि भाई साहब आप क्या करो, आपके राज्य में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, हर रेलवे स्टेशन को कंप्लीटली आप सौर ऊर्जा से ही चलाओ। यानी कि वहां पर जितनी भी बिजली काम में आती है उसके लिए आप सोलर पैनल लगा लो। तो राजस्थान ने साथियों इस कैटेगरी के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान सोलर पैनल लगा चुका है। राजस्थान सौर ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र लगा चुका है। कितने रेलवे स्टेशन पर लगा चुका है, आपसे यह पूछा है। 275 टोटल रेलवे स्टेशन के अंदर राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर चुका है। और राउंड द क्लॉक पावर जो मॉडल चल रहा है, राउंड द क्लॉक पावर मॉडल का मतलब है राउंड द क्लॉक। क्लॉक क्या करती है, 24 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट करती है। इसका मतलब 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी और वो बिजली आपको सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से प्राप्त होगी। इस मॉडल पर आधारित जो है साथियों ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फरवरी 2025 तक राज्य में, राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा सेंटर लगाए जा चुके हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। इस मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, चौथे पे यूपी है और 5वें पर आंध्र प्रदेश है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है नेशनल करंट अफेयर्स के संबंध में, ये ध्यान रखना है। और ये जानकारी 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रख लो कि केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में। इनके द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि भाई साहब आपका राजस्थान 275 रेलवे स्टेशन के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर चुका है। हम जो मॉडल चला रहे हैं राउंड द क्लॉक पावर मॉडल, उसके तहत।
यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस भी याद रख लो आप, है ना। देखो पहले नंबर पर कौन है आपका, राजस्थान है, सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, चौथे नंबर पर यूपी है और पांचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है। इस वाले सीक्वेंस को भी लिख लेना, ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। राउंड द क्लॉक पावर मॉडल के तहत अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, उनका जो क्रम है उसको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर जमाओ। तो कितने रेलवे स्टेशन राजस्थान 275 लगा चुका है। अप्रैल 2025 में राज्य सरकार के द्वारा गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति किस विभाग के अधीन गठित की गई? पूरी की पूरी समिति का नाम देखो, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, है ना। ये पुनर्गठन सलाहकार समिति है किसके लिए, राज्य प्रशासनिक इकाई, यानी कि राज्य के अंदर साथियों इकोनॉमी से जुड़ी हुई, राजस्व से जुड़ी हुई जितनी भी इकाइयां हैं उन इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, एक सलाहकार समिति बनाई गई है। और इस समिति का अध्यक्ष आपके पूर्व आईएएस जो ललित के पंवार है, जिन्होंने आपके नए जिलों वाली जो गठित कमेटी थी, जिलों के पुनर्गठन वाली समिति जिसके अध्यक्ष थे, उन्हीं ललित के पंवार को इस समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है। और इस समिति का नाम क्या, नाम याद रखोगे, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है उस समिति के मतलब किस किस जगह पर जो है कौन कौन सी इकाई स्थापित की जानी है राजस्व से संबंधित। ये पूछ रहा है किस विभाग के अधीन गठित की गई है, तो ये रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है साथियों, राजस्व विभाग, उसके अधीन गठित की गई ये समिति है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति है, पूर्व आईएएस ललित के पंवार, 6 महीने का कार्यकाल, 6 महीने का टाइम इसको मिला है। इसका कार्य क्या होगा, राजस्व के क्षेत्र में, रेवेन्यू के क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां वर्तमान में राजस्थान के अंदर है, क्योंकि देखो साथियों ओवर द टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये कमेटी काम क्या करेगी, ये कमेटी बेसिकली देखेगी जहां पर राजस्थान के अंदर रेवेन्यू यूनिट्स स्थापित हो रखी है, राजस्व इकाइयां स्थापित हो रखी है, उनकी वहां पर आवश्यकता है या नहीं है, या कौन कौन से नए स्थानों पर राजस्व इकाइयों की आवश्यकता है, उसका पुनर्गठन करेगी। यानी कि अलग अलग जगह पर कुछ इकाइयों को हटाएगी, कुछ जगह पर नई इकाइयां स्थापित करेगी। उसके लिए सलाह देने के लिए समिति बनाई गई है। 6 महीने का इस समिति के पास टाइम है। ललित के पंवार की अध्यक्षता में यह समिति बनाई है। यह समिति 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद में राज्य सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये एक एडवाइजरी कमेटी है। इसके अंदर सदस्य कौन कौन है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से देखो, एक तो प्रमुख सचिव होंगे राजस्व विभाग के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, एक निबंधक होंगे राजस्व मंडल के यानी कि रजिस्ट्रार होंगे रेवेन्यू बोर्ड के, और एक आपके राजनारायण शर्मा, ये पूर्व आईएएस अधिकारी होंगे। तो ये इस समिति के अंदर 3 तो सदस्य होंगे, एक आपके इसके अध्यक्ष होंगे ललित के पंवार, इनका भी नाम आपको याद रखना है। आपसे सीधा यह भी पूछा जा सकता है कि इस राज्य प्रशासनिक इकाई का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो ललित के पंवार को बनाया गया है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो ये राजस्व विभाग के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, यहां से आपके सामने अब स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स शुरू हो रहा है। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके निश्चित रूप से बिंदास तरीके से बता सकते हो। अच्छी लग रही है अच्छी बता सकते हो, कोई कमी लगती है तो वो कमी भी बता सकते हो, क्योंकि देखो क्रिटिसाइजर्स हर जगह होना जरूरी है। आप में से जिन लोगों को कुछ चीजें खराब लगती है या सही नहीं लगती है या ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आपके ऐसे सजेशन हमें डे बाई डे इंप्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो भी आवश्यक है। सवाल देखो अगला, हाल ही में आयोजित 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, 34th नंबर की सब जूनियर नेशनल लेवल की कबड्डी चैंपियनशिप है। इसमें राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो बालिका टीम ने इसके अंदर जीता है प्यारे साथियों स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। ये जो 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है, पहली बात इसका आयोजन कहां पर हुआ था ये पूछ लिया जाए। आयोजन होता है इसका बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर एक जगह गया बिहार पटना के अंदर, बिहार के अंदर पटना में एक जगह है गया, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है। 34वीं सब जूनियर, कौन सी है ये, 34वें नंबर की सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है। इसका आयोजन किया कब जाता है, 27 से 30 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें बालिका टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और बालक टीम ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। अब देखो बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो बालिका टीम ने किसी ना किसी को हराया होगा। यह भी पूछा जा सकता है कि बालिका टीम ने किसको हराया था, तो हरियाणा को हराया था बालिका टीम ने। और बालक टीम ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। यानी कि बालक टीम उस टीम से हारी होगी जिसने रजत पदक जीता है। तो कौन सी टीम से बालक टीम हारी थी, आंध्र प्रदेश से हारी थी। इस वाले सवाल को एग्जामिनर आपको यह दे सकता है, 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर सेमीफाइनल में बालक वर्ग का मुकाबला कौन से राज्य से हुआ था। इसमें देखो होता क्या साथियों, इस प्रकार से समझो, ये 2 टीम है ना, और यहां पर ये 2 टीम है। यहां पर हो रहा है क्या, जैसे मान लो सेमीफाइनल,
इन गेम के अंदर जो तरीका होता है वो समझो एक बार। सेमीफाइनल के अंदर क्या होता है, इन दो टीमों के अंदर मुकाबला हुआ, यहां पर इन दो टीमों के बीच में मुकाबला, इन दोनों में से एक टीम जीत करके यहां जाएगी, इन दोनों में से एक टीम जीत करके यहां जाएगी, फिर क्या होगा, फिर होगा फाइनल, फिर होगा फाइनल, और उस फाइनल के अंदर क्या होगा, उस फाइनल के अंदर इन दोनों टीमों का मुकाबला होगा, और यहां पर जो विजेता बनेगा उसको तो मिलेगा गोल्ड मेडल। इन दोनों में से एक विजेता बनेगा, फाइनल होगा, फाइनल इन दोनों के बीच में होगा, उनमें से एक विजेता बनेगा, उसको गोल्ड मेडल, मान लो ये विजेता बना, इसको गोल्ड मेडल मिल गया, और ये अगर हार गया इससे तो इसको सिल्वर मेडल मिल जाएगा। फिर ब्रॉन्ज मेडल किसको मिलता है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है जो सेमीफाइनल के अंदर खेलते हैं उसको। सेमीफाइनल में यहां पर दोनों में से एक हारा था, मान लो ये जीता, ये जीत करके ऊपर गया तो ये हार गया, एक तो ये वाला, और इसमें मान लो ये जीता और ये हार गया तो ये वाला, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि सेमीफाइनल का जो मुकाबला हुआ था, सेमीफाइनल के मुकाबले में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम आंध्र प्रदेश के साथ खेल रही थी। यहां पर मान लो राजस्थान था, यहां पर आंध्र प्रदेश था, जो है आंध्र प्रदेश वो जीत करके फाइनल में पहुंच गया और राजस्थान सेमीफाइनल में हार गया। बालक वर्ग के अंदर किससे हारा था, आंध्र प्रदेश से हारा था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है सेमीफाइनल में बालक वर्ग का मुकाबला किससे हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था, और आंध्र प्रदेश ने राजस्थान को हरा दिया था बालक वर्ग को, इस वजह से राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष लेना पड़ा। तो बालक वर्ग को आंध्र प्रदेश से हार करके कौन सा मेडल मिलता है, कांस्य पदक मिलता है। और ये जो बालिका वर्ग की टीम थी ना प्यारे साथियों, इस बालिका वर्ग की टीम की कोच कौन थी, सुरजन चौधरी नाम की जो व्यक्ति है ये इसकी कोच थी, और इस टीम की मैनेजर राखी तंवर थी। आपको सुरजन चौधरी का नाम जरूर याद रखना है। इस टीम की मुख्य कोच कौन थी, सुरजन चौधरी थी, जिस बालिका टीम ने राजस्थान की ने गोल्ड मेडल जीता है। सवाल देखो अगला कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, ये बात कर रहा है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट SISR की। ये जो रिपोर्ट है 2025 की, इसके अनुसार राज्य में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रोजगार संसाधन उपलब्ध है। पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाने वाली ये रिपोर्ट है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के द्वारा ये बात बताई गई है कौन कौन से राज्यों के अंदर महिलाओं को कितने प्रतिशत रोजगार अवेलेबल है, यानी कि 100% महिलाएं हैं तो उनमें से कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध है। और इस मामले में अपने राजस्थान ने पहली रैंक हासिल करी है, यानी कि राजस्थान महिलाओं को रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर है। और इसने पूछा कितने प्रतिशत रोजगार के संसाधन महिलाओं के लिए उपलब्ध है, 89.38% रोजगार के संसाधन महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ ले गए, वीबॉक्स के द्वारा। ये वीबॉक्स नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी करने के लिए किस किस की सहायता लेता है, तो दो कंपनियां हैं साथियों। एक का नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और दूसरी है आपके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी कि AIU। इन दोनों के सहयोग से इंडिया स्किल्स रिपोर्ट तैयार की गई वीबॉक्स के द्वारा। और इस रिपोर्ट में राज्य में महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने के मामले में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल करा है, शीर्ष स्थान, और 89.38% रोजगार के संसाधन महिलाओं के लिए राजस्थान में उपलब्ध है। ये वाली जो रिपोर्ट होती है ये बेसिकली ये बताती है कि किस राज्य के अंदर स्किल्स के आधार पर युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध है। उस जानकारी के साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि इस राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध है और कौन सा राज्य अग्रणी है, तो राजस्थान अपना अग्रणी है। अगला स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है कि अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल 2025 में कहां पर किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। आयोजन इसका राजस्थान के अंदर होता है। अंडर 20 राष्ट्रीय नेशनल लेवल का इवेंट था, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, इसका आयोजन होता है आपके राजस्थान के कोटा के अंदर। आयोजन कब होता है अगर ये पूछ ले, 20 से 22 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया जाता है। कोटा में एक इंडोर स्टेडियम है जिसका नाम है रघु राई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोटा में आयोजन होता है और इसका उद्घाटन आपके लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में सेंटर के अंदर 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष भी है। 18वीं लोकसभा चल रही है सेंटर में और 16वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान के अंदर। हरियाणा ने इसके अंदर 16 स्वर्ण पदक जीत करके ये पूरा का पूरा खिताब अपने नाम कर लिया है, मास्टर्स का खिताब।
यानी कि जो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतता है उसको विजेता माना जाता है इसके अंदर। और हरियाणा ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने? 16। दूसरे नंबर पर दिल्ली रहा है जिसने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पर यूपी रहा है जिसने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पहले नंबर पर आपके कौन आया था इस कुश्ती चैंपियनशिप में? हरियाणा। दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर आपका यूपी है। हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक हरियाणा ने जीते हैं, 6 पदक दिल्ली ने जीते हैं और 3 पदक आपके यूपी ने जीते हैं। कौन से पदक? तीनों के तीनों स्वर्ण पदक। आप कहोगे गुरुजी इसके अंदर राजस्थान ने क्या जीता फिर? तो राजस्थान ने एक इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है और 7 इसके अंदर राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब आपको एक मैं काम दे रहा हूं, सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने जो ये एक स्वर्ण पदक जीता है ये राजस्थान से किसने जीता है? तो राजस्थान के जयपुर से साथियों एक कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता गया है। इनका नाम आपको मुझे बताना है कि राजस्थान से इस कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जो आपकी अंडर 20 की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता राजस्थान के कोटा में संपन्न होती है, इसमें राजस्थान से कौन सी व्यक्ति इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतते हैं उसका नाम मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी 1+7 का कॉन्सेप्ट राजस्थान के अंदर है। हरियाणा पहले नंबर पर है 16 पदकों के साथ में, दूसरे नंबर पर आपका दिल्ली है 6 पदकों के साथ में, तीसरे नंबर पर यूपी है 3 पदकों के साथ में और ये इनके गोल्ड मेडल्स है। सवाल देखो अगला दोस्तों, अप्रैल 2025 में राज्य सरकार ने महापौर का मासिक भत्ता बढ़ाकर कितना किया है? तो हाल ही में अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने नगर निकायों में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों के अंदर 10% की बढ़ोतरी करी है। जिसमें से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है आपको ये याद रखना है, 10% की वृद्धि करी है वेतन और भत्तों के अंदर। ये आपसे पूछ रहा है कि महापौर का मासिक भत्ता कितना हो गया बढ़ करके? ये भत्ता हो गया साथियों 33,396 रुपए प्रति माह। इनका जो मानदेय और भत्ता है उनके अंदर 10% की वृद्धि होती है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाला है। महापौर के भत्ते अब हो गए हैं 33,396। इसके जो सभापति होंगे नगर निकायों के उनका हो गया 20,038 रुपए प्रति माह और अध्यक्ष का हो गया 12,524 रुपए प्रति माह। और इनके अंदर वृद्धि कितनी हुई है? तो 10% की इनके अंदर वृद्धि की गई है। ये वाला आंकड़ा आपको जरूर याद रखना है कितनी वृद्धि हुई। 43वें नंबर की जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है ये बात कर रहा है। एक तो 47वें नंबर की है, ये कौन सी है? जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप है। इस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाता है ये अगर आपसे पूछे, लखनऊ यूपी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और इस चैंपियनशिप के अंदर आपके राजस्थान ने साथियों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। देखो ये 47वें नंबर की है। एक तो आपको संस्करण याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन अप्रैल 2025 में यूपी में किया जाता है, कहां किया जाता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर केडी सिंह बाबू स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया जाता है 26 से लेकर 30 मार्च के बीच में। अच्छा, ये जो आयोजन किया जाता है इसके अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है और ये 47वें नंबर की थी। आप कहोगे स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यूपी में होती, यूपी स्वर्ण पदक जीतता है। रजत पदक हिमाचल जीतता है, यानी कि हिमाचल को यूपी ने हरा दिया। कांस्य पदक आपका प्यारा राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों संयुक्त रूप से जीतते हैं। ये वही वाला मैंने आपको बताया कि फाइनल के अंदर 2 टीमों में मुकाबला होता है। फाइनल में एक यूपी थी और दूसरी आपकी कौन सी थी? दूसरी आपकी हिमाचल प्रदेश थी। तो यूपी और एचपी इन दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला होता है जिसमें यूपी जो होती है ये तो गोल्ड जीत जाती है, हिमाचल प्रदेश बेचारा सिल्वर पर अटक जाता है। और ये यूपी जो है साथियों किससे जीत करके जाती है आगे? तो ये आपका राजस्थान और यूपी के बीच में होता है और यहाँ पर आपका महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बीच में गेम होता है। तो यहाँ पर राजस्थान से यूपी जीत करके ऊपर जाती है, राजस्थान और ये महाराष्ट्र इन दोनों ने संयुक्त रूप से कौन सा जीता है? संयुक्त रूप से इन्होंने कांस्य पदक जीता है। एक क्लब कोर्ट्स में आयोजित 400 ITF का मतलब है इंडियन टेनिस फेडरेशन, इसका जो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता थी इसमें कनिका चौधरी ने कितने खिताब जीते हैं? कनिका चौधरी साथियों आपकी राजस्थान की रहने वाली है और इन कनिका चौधरी ने 400 ITF, इस 400 ITF के अंदर कितने टोटल खिताब जीते हैं? तो इन्होंने 3 खिताब जीते हैं। 3 खिताब कौन कौन से? एक सिंगल्स का जीता है, एक डबल्स का जीता है और एक मिक्स्ड का यानी कि मिश्रित का जीता है। तो तीनों के तीनों खिताब आपकी कनिका चौधरी ने जीत लिए हैं। सवाल अगला कि दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित कवि जेठानंद का संबंध कहां से है? जेठानंद इनका संबंध जो है कहां से है, यानी कि कौन से जिले से है आपको ये बताना। बाड़मेर, भीलवाड़ा, डीगिया, अजमेर। सबसे पहले ये जानो दुर्गेश युवा पुरस्कार किसको दिया जाता है? दुर्गेश युवा पुरस्कार पहली बात साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि 35 साल से कम उम्र के युवा कवियों को दिया जाता है ये पुरस्कार। और ये जो जेठानंद है आपके, इनका संबंध है साथियों कहां से? बाड़मेर से।
ये बाड़मेर के रहने वाले चेठानंद हैं, जिनकी उम्र वर्तमान में मात्र 25 साल है। 2001 का इनका जन्म है और इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? दुर्गेश युवा पुरस्कार। अच्छा, इनकी एक कृति थी, कौन सी कृति थी? तू जाग मिनक। जैसे अपन हिंदी में कहते हैं तुम जागो मनुष्य, उसको मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है तू जाग मिनक। तो ये जो दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार है 35 साल से कम उम्र के युवाओं को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा के अंदर पब्लिश होने वाले साहित्य के लिए दिया जाता है। 35 वर्ष से कम उम्र के बाड़मेर के युवा कवि है जेठानंद, जिनकी आप फोटो देख पा रहे हो। दैनिक भास्कर ने इनको कवर किया था। 23 अगस्त 2001 में इनका जन्म होता है बाड़मेर के अंदर, यानी कि वर्तमान में मात्र 25 साल इनकी उम्र है। और ये प्रयास संस्थान चूरू के द्वारा, ये प्रयास संस्थान कहां पर है? तो ये प्रयास संस्थान है आपका चूरू के अंदर। इस संस्थान के द्वारा दिया जाता है आपके पुरस्कार दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार। नाम याद रख लेना, दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 का जेठानंद मावट को मिलता है, जो कि बीकानेर से, बाड़मेर से आपके संबंधित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? वही बात साथियों, आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, उस नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। कब किया गया है आपसे ये पूछ लिया है। याद रखना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तीसरा इवेंट आ चुका है। एक तो अपन पोषण पखवाड़ा पढ़ चुके हैं 8 से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में। एक अपन मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पढ़ चुके हैं 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है उस उपलक्ष्य में। एक आपको और याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इस बार 7 अप्रैल 2025 को जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसी दिन निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया जाता है। और इस निरामय राजस्थान अभियान के शुभारंभ के साथ में ही यहां से 9 प्रमुख पहलों का भी शुभारंभ भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया जाता है। 9 प्रमुख पहल है। तो इस राजस्थान निरामय राजस्थान अभियान से जो जो सवाल आपके बन सकते हैं वो सारे अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। इधर आओ। अभियान का नाम है निरामय राजस्थान अभियान, भजनलाल शर्मा जी के द्वारा शुरू किया जाता है। 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर से इसका शुभारंभ किया जाता है। इसको भी स्टार लगा के रख लेना। निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से होता है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन शुभारंभ किया जाता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। इस दिन यहां से प्रमुख 9 पहलों का भी शुभारंभ किया जाता है। और ये 9 पहलें कौन कौन सी है, इसको स्टार लगा के रखो, इसको याद करना है आपको। देखो, ये रहा आपका निरामय राजस्थान अभियान, राज्य स्तरीय अभियान है ये साथियों, जिसका शुभारंभ किया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें जो 9 प्रमुख पहल है, उनमें पहली पहल है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। और इस आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत जो पंचायत योजना स्वास्थ्य के सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन करेगी, यानी कि सरकार की योजनाओं तक लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन काम करेगी, उस पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो पहली पहल कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना और आदर्श ग्राम पंचायत योजना। जो ग्राम पंचायत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी इसके अंदर, उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरा है आपके सामने मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी जैसा कि इसका नाम है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, टाइप 1 जो डायबिटीज होती है बच्चों के अंदर, उस टाइप 1 डायबिटीज का उन्मूलन करने के लिए ये मिशन मधुहारी है, इसका शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत जगह जगह पर अलग अलग डायबिटीज के सेंटर खोले जाएंगे। तो दूसरा है मिशन मधुहारी, जो पहल आपके निरामय राजस्थान अभियान के दिन शुरू की जाती है। यह भी याद रखोगे, इस दिन 26 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है, 26 करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इनको हरी झंडी दिखाई जाती है। जो 9 पहल अपन बात कर रहे हैं इन 9 की। तीसरा है मिशन लिवर स्माइल। लिवर स्माइल ये किसके लिए होता है? जो फैटी लिवर होता है, लिवर खराब हो जाता है, उस लिवर को ठीक करने के लिए बच्चों के अंदर ज्यादातर ये होता है। फैटी लिवर स्माइल ये वाला मिशन भी चलाया गया है। तीसरी पहल। चौथी पहल हीमोडायलिसिस वार्ड, हीमोडायलिसिस वार्ड चौथी पहल। और 5वीं है मां योजना की मोबाइल ऐप एवं आयुष पैकेज। मां योजना क्या होती है? MAA, मुख्यमंत्री
आरोग्य आयुष्मान योजना। माँ योजना क्या है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, जैसे अजमेर के जेलन हॉस्पिटल में चल जाओ या किसी भी सरकारी अस्पताल में चल जाओ, आपको बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ दिखेगा जिसके अंदर भजनलाल शर्मा जी की, मोदी जी की फोटो लगी हुई, लिखा हुआ होता है माँ योजना। माँ योजना का मतलब है मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना। और ये जो आरोग्य आयुष्मान योजना है, इस योजना के तहत साथियों फ्री में इलाज किया जाता है। प्रति परिवार के प्रति मेंबर को 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है। तो इस योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है, जिस ऐप के अंदर आपका पूरा का पूरा डाटा रहेगा कि किस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कौन कौन सी आपको दवाइयां दी गई, कौन कौन सी बीमारियां आपको डायग्नोस की गई, कितने रुपए का आपके ऊपर खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें इस एप्लीकेशन के अंदर आपको शो हो जाएगी। छठा, एआई आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये शुभारंभ किया जाएगा। सातवां, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाई। जिस प्रकार से आपके ब्लड बैंक होता है, उसी प्रकार से मां का जो दूध होता है, उस दूध को स्टोर करके रखने के लिए स्तनपान मैनेजमेंट यूनिट्स जो है कितनी स्थापित की जाएगी? 29। यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं, इनकी संख्या आपको याद रखनी है। स्तनपान प्रबंधन इकाई आपसे पूछा जाएगा, निरामय राजस्थान अभियान के तहत स्तनपान प्रबंधन इकाइयों की कितनी इकाइयों के निर्माण की या कितनी इकाइयों के गठन की जो है घोषणा की गई? तो 29 यूनिट्स जो है बनाई जाएगी स्तनपान प्रबंधन यूनिट्स। अगली बात, ईट राइट राजस्थान अभियान। ये भी पूछेगा ईट राइट राजस्थान अभियान कब शुरू होता है? वही 7 अप्रैल 2025 को शुरू होता है, जो ये कहता है कि राजस्थानियों ईट राइट यानी कि सही चीजें खाओ, ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीजें मत खाओ। और मुझे जो सुन रहे हो, मेरा अनुमान है कि 20 साल से लेकर के 30 साल की उम्र के बीच के आप सभी लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हो, क्योंकि जनरली इसी उम्र के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों की अभी ये जो उम्र है, इस समय में आपका शरीर आपका बढ़िया तरीके से साथ देता है, बहुत एनर्जेटिक आपका शरीर देता है। और इस समय में अगर आप ऐसी गंदी चीजें खाओगे, जंक फूड, फास्ट फूड जैसी, वो अभी असर नहीं करेगी, लेकिन आगे चल करके लॉन्ग टर्म में आपको शरीर को नुकसान देना शुरू कर देगी। अभी पिछले 3-4 दिन से मैं खुद हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं, मेरे परिवार में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां जाकर के मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि यार खाने पीने का ध्यान रखना कितना जरूरी है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हालत खराब हो रखी उनकी। जो ड्रिंकिंग करते हैं, भाई साहब ऐसे इतनी गंदगी फैल रखी, शरीर उनका पूरे तरीके से खराब हो चुका है। हम जो कुछ भी खाते हैं जाकर के अल्टीमेटली अपने खून में मिलता है वो, और अपना खून शरीर के हर एक ऑर्गन के पास जाता है, वहां जाकर के उन ऑर्गन्स को डैमेज करता है वो। जो स्मोकिंग करते हैं और आपके ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर ये जो फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली चीजें खाते हैं, उससे शरीर को नुकसान होता है। भाई आपके शरीर की भी एक लिमिट है। अच्छी चीजें खाओ, अभी पता नहीं चलेगा, आगे जाकर के दुख पाओगे। अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें खाओ, जितनी ज्यादा नेचुरल चीजें खा सको वो खाओ। इसलिए कहा गया है ईट राइट राजस्थान, यानी कि राजस्थानियों सही चीजें खाओ। 9वीं बात, चॉइस जो है आपके कौन से? रामपथ। यहां पर देखो, ये आपके रामपथ यानी कि मोबाइल मेडिकल्स और 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। तो जो आपके 108 एम्बुलेंस है, इन 108 एम्बुलेंस की संख्या कितनी? 10 तो एम्बुलेंस जो है वो नई लगाई जाएगी, और 24 जो है रामरथ यानी कि मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाई जाएगी। इस प्रकार से ये 9वीं पहल थी। तो ये टोटल 9 पहलें जो है निरामय राजस्थान अभियान के दिन शुरू की जाती है। इन 9 की 9 पहलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये याद रखना है। आपका जो ये मिशन मधुहारी है, इस मिशन मधुहारी के बारे में याद रखोगे। टाइप 1 डायबिटीज से संबंधित ये मिशन मधुहारी है। इस मिशन मधुहारी को हाल ही में राजस्थान के अंदर 4 जिलों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट कौन कौन से जिलों में चलाया गया है ये भी जान लो। चलो ये काम मैं आपको देता हूं, ठीक है। मिशन मधुहारी के बारे में यहां पर लिख रहा हूं, मिशन मधुहारी। ये जो मिशन मधुहारी है, ये मिशन मधुहारी एज ए पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के 4 जिलों के अंदर चलाया जाएगा। कितने जिलों के अंदर? 4 जिलों के अंदर। देखता हूं मैं कमेंट बॉक्स में मुझे कौन कौन जवाब देता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 4 जिले, ठीक है। ये 4 जिले आपको मुझे बताने हैं। ये मैंने शॉर्ट के अंदर लिख भी दिया है। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं इसका नाम देख लेना, इसके आधार पर कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे आप बता देना। चारों जिले हैं जो कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं मिशन मधुहारी के अंदर, और ये 9 की 9 पहले आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से एक ये वाला आंकड़ा जरूर याद रखना है कि 29 तो जो है आपके स्तनपान प्रबंधन इकाइयां लगाई जा रही है, 24 जो है आपके मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू की जा रही है, और इसके अलावा 10 जो है आपके 108 एम्बुलेंस शुरू की जा रही है। टोटल 26 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है। इसकी लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा निरामय राजस्थान अभियान के दिन किया गया है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखो, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
साथियों एक नाम लिखो आप, राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0। ये राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने 3 नई नीतियां लागू करी है। कब से लागू करी है? 1 अप्रैल 2025 से 3 नई नीतियां राजस्थान सरकार ने लागू करी है। ये डेट याद रखोगे, 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में 3 नीतियां लागू हुई है। कौन कौन सी 3 नीतियां लागू हुई है? एक नीति का नाम है डेटा सेंटर पॉलिसी। कौन सी है? डेटा सेंटर पॉलिसी एक नीति। इसके अलावा है आपके, देखो टोटल 3 नीतियां है ना, राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी, तो दूसरी आपकी राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी, और तीसरी है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी। वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी। एक आपकी जो है सेकंड नंबर पे यहां पे लिखोगे आप राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी RLP, और एक है आपकी तीसरी वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी। और ये तीनों नीतियां शुरू करने के पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर निवेश को बढ़ावा देना है और राजस्थान की इकोनॉमी को ग्रो करना है, और आने वाले 2-3 सालों के अंदर राजस्थान की इकोनॉमी को 350 US ट्रिलियन डॉलर का बनाना है। उसके लिए 3 नीतियां राजस्थान सरकार के द्वारा राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 इसका आयोजन किया जाता है 31 मार्च 2025 को। इसके अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है और 1 अप्रैल 2025 से ये तीनों की तीनों नीतियां राजस्थान के अंदर लागू हो जाती है। ये जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, ये राजस्थान के अंदर लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करेगी, और इन पार्क को स्थापित करने के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको राजस्थान सरकार की तरफ से 25% ब्याज के अंदर एज ए अनुदान सब्सिडी मिलेगी, ब्याज के अंदर भी, और जितना उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसके अंदर भी। अब ये पूछ रहा है कि डेटा सेंटर जो पॉलिसी है, ये डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर कितना निवेश किया जाएगा? 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से किया जाएगा। 31 मार्च 2025 को जारी होती है, 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। इसका लक्ष्य है विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना। राजस्थान के अंदर वर्ल्ड लेवल का डेटा सेंटर इकोसिस्टम लागू करना है, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इसके लिए टारगेटेड रखा गया है। सवाल अगला कि 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अवलोकित सिंह ने किस वर्ग में पदक जीता है? साथियों आपकी जो 5वें नंबर की ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है, स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन होता है आपके कहां पर? असम के अंदर, और यहां से 3 पदक राजस्थान के खिलाड़ी जीतते हैं, जिनमें से 2 कांस्य पदक आते हैं और 1 गोल्ड मेडल आता है। तो ये जो अवलोकित सिंह है, इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो अंडर 19 कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आयोजन होता है गुवाहाटी असम के अंदर। कब होता है? 18 से 22 अप्रैल को। डेट याद नहीं रखना, ये याद रख लेना, असम गुवाहाटी के अंदर आयोजन होता है। किसका? 5वें नंबर की ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का। अच्छा, इसके अंदर अवलोकित सिंह अंडर 19 बालक वर्ग में कौन सा पदक जीत रहे हैं? रजत पदक। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर स्वर्ण पदक बताया है, ये जीत रहे हैं साथियों सिल्वर पदक। रजत पदक जीतने, ये ध्यान रखोगे आप। और इसके अलावा 2 इसके अंदर कौन सा है? कांस्य पदक है। कांस्य पदक एक आपके धैर्य गोगिया का है अंडर 13 में, और एक राशि चौधरी का है अंडर 13 में। ये बालिका वर्ग के अंदर है और धैर्य गोगिया बालक वर्ग में है। इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है। गोल्ड कोई भी नहीं है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। मेरे माइंड में गोल्ड और सिल्वर रह गया। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? कैरम चैंपियनशिप का आयोजन होता है टोंक के अंदर, और इस टोंक में आयोजित होता है तो जयपुर के रहने वाले एक खिलाड़ी है जिनका नाम है फजल अहमद। इन फजल अहमद के द्वारा साथियों ये चैंपियनशिप जीत ली जाती है। राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप आयोजन टोंक के अंदर होता है, जयपुर के फजल अहमद के द्वारा इसको जीत लिया जाता है। और इसके अंदर जो डबल्स का खिताब है वो अंसार हसन की जोड़ी जीतती है, जो कि टोंक की रहने वाली है, वो युगल का खिताब जीतती है। 6वें नंबर की एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला डिस्क थ्रो स्पर्धा, डिस्क होती है ना, जैसे वो डिस्क फेंकी जाती है इस प्रकार से, जिस प्रकार से जेवलिन थ्रो होता है, शॉटपुट होता है, गोला फेंका जाता है, और डिस्क थ्रो के अंदर एक डिस्क फेंकी जाती है, प्लेट फेंकी जाती है। इस स्पर्धा के अंदर लक्षिता मेहलावत, ये लक्षिता मेहलावत कहाँ की है? जयपुर की है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? आपसे ये पूछा है। अच्छा, पदक कौन सा जीता है ये ध्यान रखोगे। पदक वैसे इन्होंने कांस्य जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। लेकिन इन्होंने डिस्कस थ्रो में कितना डिस्कस फेंका था? 41.30 मीटर डिस्कस थ्रो इन्होंने करा था, और ये पदक जीतती है कौन सा? कांस्य पदक। इसका आयोजन कहां पर होता है? ओमान के अंदर इसका आयोजन होता है। सऊदी अरब, दमाम, सऊदी अरब के अंदर आयोजन होता है। 18 नंबर की एथलेटिक्स चैंपियनशिप है।
स्वर्ण पदक जीतती है चाइना वाली खिलाड़ी, रजत पदक जीतती है आपकी ये जाओ अंजी, ये भी चाइना की है। और लक्षिता मेहलावत 41.30 मीटर थ्रो के साथ में जयपुर की रहने वाली लक्षिता मेहलावत इसके अंदर कांस्य पदक जीतती है। राजस्थान तीरंदाजी संघ बात कर रहा है राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन की। इस तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? यह अध्यक्ष चुना गया है दीपेंद्र सिंह खंगारोत को। हाल ही में साथियों अलवर के अंदर कुछ चुनाव करवाए जाते हैं, धौलपुर के अंदर। इन चुनावों के अंदर क्या होता है, 30 मार्च 2025 को चुनाव करवाए जाते हैं, जिसके अंदर जो राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन है, राजस्थान तीरंदाजी संघ है, इसके अंदर नए लोगों का चुनाव किया जाता है, जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के पद पर किसको बिठाया जाता है? दीपेंद्र सिंह खंगारात को, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। और इसमें महासचिव के पद पर बिठाया जाता है सुरेंद्र सिंह गुर्जर को, जो कि खुद धौलपुर के रहने वाले हैं। और जवाहर सिंह बेडम को इसका चेयरमैन बनाया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री भी है। आपकी ये राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन राजस्थान तीरंदाजी संघ है इसके द्वारा। अगला सवाल कि शिल्पकार और अरुण योगी राजन को राज्य के किस विश्वविद्यालय ने पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की है? नाम याद रखोगे, अरुण योगी राजन। कौन है अरुण योगी राजन? देखो इधर आओ, अरुण योगी राजन, ये अरुण योगी राजन साथियों शिल्पकार है। और ये वही शिल्पकार है जिन्होंने अयोध्या में स्थित राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है, भगवान राम की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को गढ़ने का काम करा है अरुण योगी राजन ने। इन अरुण योगी राजन को राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई है, और वो यूनिवर्सिटी है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। आपको पता है राजस्थान के अंदर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल है वर्तमान है आपके हरिभाऊ किशनराव वागड़े। उन किशनराव वागड़े जी के द्वारा इनको ये पीएचडी की उपाधि दी जाती है, क्योंकि राज्य के अंदर संचालित टोटल 29 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। उन यूनिवर्सिटी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उनका कुलाधिपति, एक होता है कुलपति जिसको भी कुलगुरु कर दिया है, और एक होता है कुलाधिपति। कुलाधिपति हमेशा राज्यपाल ही होता है। तो राज्यपाल जी के द्वारा ये पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है आपके अरुण योगी राजन को, जिन्होंने भगवान राम की मूर्ति जो है उसको बनाई थी, उसके ये शिल्पकार है। इनको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा पीएचडी प्रदान की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बात कर रहा है साथियों विश्व आर्थिक मंच की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2025 के लिए चुने गए यंग ग्लोबल लीडर, क्या चुना गया है? यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। किसको? अनुराग मालू को। ये पूछ रहा है अनुराग मालू का संबंध कहां से? सबसे खास बात देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो विश्व आर्थिक मंच है, इस आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो यंग लीडर है उसको चुना गया। और ये चुना गया इंसान भारत से है, भारत के अंदर भी राजस्थान से है, राजस्थान के अंदर भी अजमेर से, और अजमेर में कहां से? किशनगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। किशनगढ़ कहां आता है आपका? अजमेर जिले के अंदर आता है। अजमेर के रहने वाले आपके अनुराग मालू है, अजमेर के किशनगढ़ के, जिनको यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सवाल अगला, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से किसको पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से सम्मानित किया गया है? ये साथियों जो राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न है, इसके द्वारा जो है अभिषेक श्रीवास्तव है, इनको सम्मानित किया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से। अप्रैल 2025 में नोएडा यूपी में आयोजित 7वें नंबर की यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये मुख्य कोच आपके मनीषा चाहर को नियुक्त किया गया है, भरतपुर की रहने वाली है, महिला हेड कांस्टेबल है। इन्होंने साथियों जो 38वें नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे आपके, उनके अंदर भी राजस्थान की जो महिला टीम थी बॉक्सिंग टीम, उसका मुख्य कोच इनको बनाया गया था। और अभी जो आपके 7वें नंबर के यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है यूपी के अंदर, नोएडा यूपी में, उसके लिए भी राजस्थान बॉक्सिंग टीम का कोच किसको नियुक्त किया जाता है? मनीषा चाहर को नियुक्त किया जाता है। अहमदाबाद के सवीले गोल्फ कोर्स में गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत, ओजस्विनी जो सारस्वत है साथियों, इनका संबंध है राजस्थान से। इन्होंने अपना कौन सा राष्ट्रीय खिताब जीता है? इन ओजस्विनी सारस्वत ने 6ठे नंबर का अपना राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। ये गोल्फर है साथियों, गोल्फ कोर्स जो के सिविले गोल्फ कोर्स है जिसका आयोजन अहमदाबाद के अंदर होता है, ये वाला खिताब इन्होंने जीत करके अपने करियर का 6ठा खिताब अपने नाम कर लिया है।
तिथि के अनुसार 22 अप्रैल 2025 को इंपॉर्टेंट तिथि है साथियों। राजस्थान इतिहास के दृष्टिकोण से भी महाराजा सांगा, राणा सांगा जो है प्रथम, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी साथियों 543वीं जयंती मनाई जाती है। महाराणा सांगा के बारे में आप में से जो भी लोग जो कुछ जानते हैं, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे आप मुझे एक साथ लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। राणा सांगा लिखना यहाँ पे, और राणा सांगा के बारे में ऐसे पॉइंट्स लगा करके जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में आज तक आए हुए कमेंट में डाल देना। उनके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी विद्यार्थियों का भी इसको बेनिफिट हो सके। तो 22 अप्रैल 2025 को राणा सांगा की 543वीं जयंती मनाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत, ये हरियालो राजस्थान अभियान हरियाली अमावस्या से चला आ रहा है, सितंबर से ही। इसके तहत कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इसके द्वारा निर्धारित किया गया है। एम्स जोधपुर के द्वारा कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए किस संस्थान के साथ में एमओयू साइन किया गया है? एम्स जोधपुर आपके कहां का है? राजस्थान का है साथियों। राजस्थान के अंदर मेडिकल का एक ही सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जेएलएन के अलावा एक जेएलएन भी है आपके, और एक है आपके एम्स जोधपुर। ये जो एम्स जोधपुर है इसने साथियों क्या करा है? इसने एम्स भोपाल के साथ में एक एमओयू साइन करा है कि आ जाओ अपन दोनों मिलके क्या करते हैं, कैंसर की पहचान करके उस कैंसर को रोकने के लिए नया तरीका ढूंढते हैं। तो ये राजस्थान के एम्स जोधपुर ने एम्स भोपाल, भोपाल कहां का है? मध्य प्रदेश का, इसके साथ में एक एमओयू साइन कर लिया है। वित्त अनुशासन निवेश शिक्षा हेतु राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा स्थापित, यहां पर इसका मतलब है स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किस संस्था के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यह संस्था आपकी द सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। सवाल अगला कि 21 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार के द्वारा कितने जिला कलेक्टर को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक समाधान के लिए सम्मानित किया गया है? एक बात ध्यान रखना, एक पुरस्कार दिया जाता है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। किस दिन दिया जाता है? सुशासन दिवस के दिन, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के दिन मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और आपका राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अभी देखो 3 दिवस तो अपन ने, 2 दिवस तो अपन ने देख लिए। एक तो मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल का, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल का। ये 2 दिवस अपन ने देख लिए। एक जोधपुर का स्थापना दिवस अपन ने देख लिया 14 अप्रैल का। अच्छा, एक मुझे ये बताओ, अप्रैल महीने के अंदर ही सुशासन दिवस आता है। उसी सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अच्छा काम करते हैं उन अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। उसके अलावा ये जो राजस्थान का राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल है, इस पोर्टल पर क्या होता है? जन सुनवाई होती है, लोगों के द्वारा शिकायतें डाली जाती है और उन शिकायतों के लिए जनसंपर्क एक अधिकारी होता है जो कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, जो कि जिला कलेक्टर होता है। उसके द्वारा उन शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो जिन जिला कलेक्टर के द्वारा राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर आई हुई शिकायतों का निस्तारण अच्छे तरीके से किया गया, उनका समाधान अच्छे तरीके से दिया गया, उन टोटल 9 जिला कलेक्टर को राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस दिन दिया गया? ये सुशासन दिवस के दिन दिया गया। और ये सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। आप कहोगे गुरुजी आप हमें सवाल बहुत सारे पूछते हो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसका देखो एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, ये सवाल पूछना इसलिए मुझे जरूरी लगता है इंडिविजुअली, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपके और मेरे बीच में एक कनेक्टिविटी बिल्ड होती है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है, जिससे मेरी समझाई हुई चीजें आपको अच्छे से समझ आती है और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं उनको विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहे हैं और उनकी लाइफ में या उनके सक्सीड होने में किसी ना किसी तरीके से ये मेहनत काम में आ रही है। तो आप जब जवाब देते हो ना तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ यार ये विद्यार्थी पढ़ने के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं, पूरे तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हैं। स्टार्टिंग में जो हमने कोटेशन पढ़ा था वो भी यही कहना चाह रहा था कि आपको हवाओं के सहारे नहीं उड़ना, हवाओं के सहारे केवल पतंग उड़ा करती है, आपको अपने हौसलों से उड़ान भरनी है, अपनी मेहनत से उड़ान भरनी है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है साथियों, तो आपको खुद को भी एफर्ट्स लगाना है, खुद आप अपने तरीके से कितने प्रयास लगाते हो वही आपकी सफलता के अंदर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे जैसे और भी जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स पुट करके आपको दे सकते हैं, लेकिन खाना बना करके आपके सामने परोस दिया, उसको खाना तो आपको ही पड़ेगा।
खा करके उसको पचाना भी आपको ही पड़ेगा। पचाने का मतलब भागदौड़ करनी पड़ेगी, फिजिकल वर्कआउट करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजों के अंदर एक्स्ट्रा पढ़ करके फैक्ट और ऐड करने पड़ेंगे, और ये जो मैं बताता हूं आपको, ये एक्स्ट्रा फैक्ट और ऐड कर लिया करो, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। हाल ही में किस गोडावण ब्रीडिंग सेंटर ने पहली बार अंडे से गोडावण के चूजे का जन्म हुआ है? आपको पता है राजस्थान के अंदर गोडावण के 2 ब्रीडिंग सेंटर है, दोनों की दोनों कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर आपका राजस्थान का पश्चिमी राज्य है। जैसलमेर के अंदर एक तो है आपका सम ब्रीडिंग सेंटर और दूसरा है आपका रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। और गोडावण जो है, ये गोडावण साथियों आपके क्या है, जिसको GIB के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी भी है आपका गोडावण, और इन गोडावण की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इन गोडावण के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट GIB लॉन्च करा था। प्रोजेक्ट GIB। अब देखो यहां पर एक और नया सवाल देता हूं आपको, मुझे ये बताना प्रोजेक्ट GIB की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा हूं, बता दो प्रोजेक्ट GIB की शुरुआत कब होती है, जो कि गोडावण के संरक्षण के लिए भारत सरकार के मंत्रालय और राजस्थान सरकार के द्वारा मिलकर के शुरू किया जाता है, जिसके तहत गोडावण का संरक्षण किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी है, इनको रेड डाटा लिस्ट के अंदर इनका नाम आ चुका है। अब इनके लिए जो ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए, एक सम जैसलमेर में, एक रामदेवरा जैसलमेर में, उसमें से सम जैसलमेर के अंदर साल 2025 में 6 चूजों का जन्म हो चुका है। कितने चूजों का? 6 चूजों का 2025 के अंदर, जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल तक। और रामदेवरा के अंदर एक ही बच्चे का जन्म हुआ है, यानी कि रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर के अंदर पहला अंडे से निकलने वाला चूजा गोडावण का है, वो कहां का है? रामदेवरा का है। क्योंकि इसने पूछा है क्या सेंटर में पहली बार अंडे से गोडावण चूजे का जन्म हुआ है, तो ये पहली बार कहां पर हुआ है? रामदेवरा के अंदर हुआ है। सम जैसलमेर के अंदर ऑलरेडी 6 चूजे जन्म ले चुके हैं अंडे से। चलो आगे देखो। अच्छा, आगे अपन वन लाइनर डिस्कस करेंगे साथियों। यहां पर अपने MCQ सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहां पर मैं आपको करवाने वाला हूं ब्रह्मास्त्र। जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल जाके सीधा टारगेट करती है अपने लक्ष्य को, ये वन लाइनर्स आपके एग्जाम में एक एक सवाल को टारगेट करेंगे। इनको ध्यान से देख लेना, लेकिन इनको देखने से पहले एक आपके लिए सूचना है कि जो साथी सेकंड ग्रेड की या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीजेस हर प्रकार के अवेलेबल है क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। आप में से जो भी साथी जाकर के परचेस करना चाहे, NR21 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए स्पेशल, सेकंड ग्रेड वालों के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये वाला कोर्स स्पेशली विजेंद्र सर के द्वारा लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सारी की सारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें सर पढ़ा रहे हैं। 199 रुपए का कोर्स है, इस पर भी आप NR21 कूपन कोड यूज करके 21% का फायदा ले सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड वाले साथियों के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है, जिसमें टोटल 20 टेस्ट होने हैं। ये भी 199 रुपए की है। NR21 कूपन कोड से आप इस पे 21% का फायदा ले सकते हो। आगे आ जाओ, वन लाइनर्स अपन डिस्कस करते हैं सारे के सारे। देखो सबसे पहला वन लाइनर, राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले 34 वर्षीय अनुराग मालू, ये सवाल अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक वन लाइनर है, यहां से सवाल कैसा बना था वो मैं बता चुका हूं। अनुराग मालू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। किसको चुना गया है? अनुराग मालू को। स्टार लगा लो। उम्र कितनी है? मात्र 34 वर्ष है इनकी। कहां के रहने वाले हैं? राजस्थान के किशनगढ़ के। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में, यहां के रहने वाले हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए शुरू किया गया जो राउंड द क्लॉक पावर मॉडल था, इसके तहत कितने रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल करा है? कितने रेलवे स्टेशन? 275 रेलवे स्टेशन पर राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर चुका है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन आया? कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए अप्रैल 2025 में गठित राज्य प्रशासनिक जो इकाई थी, पुनर्गठन सलाहकार समिति, 6 महीनों के कार्यकाल के साथ में ललित के पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई है। ये मैं आपको बता चुका हूं। जन चेतना मंच के द्वारा मेवाड़ गौरव सम्मान दिया गया किसको? वासुदेव देवनानी जी को, जो कि 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। वी शक्ति ट्रस्ट के द्वारा, ये जो वी शक्ति ट्रस्ट है, इसके द्वारा अलवर जिले में साथियों जो है स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किया जाता है 27 अप्रैल 2025 को। ये लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर करते हैं। ये वही ओम माथुर जो कि एक टाइम में अलवर जिले के सांसद हुआ करते थे। अच्छा, राजस्थान के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों, चाहे महापौर हो, सभापति हो, अध्यक्ष हो या फिर पार्षद हो, इनके मासिक भत्ते और वेतन के अंदर बैठक के जो मानदेय होंगे, उनमें 1 अप्रैल 2025 से 10% की वृद्धि की गई है।
प्रोफेसर गणेश लाल सुथार, नाम बता चुका हूं। अध्यक्ष बनाया गया है, टोटल 22 सदस्यीय समिति है। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड है, इस शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा। 16 अप्रैल 2025 को वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है। सिमोन शरीफ, ये जो सिमोन शरीफ है, इनके द्वारा टॉप गन शूटिंग अकादमी चलाई जाती है। इसके द्वारा बूंदी जिले के अंदर राजस्थान का अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर, ये नया फैक्ट है, इसको ऐड कर लेना और नोट्स के अंदर, बालोतरा की सिवाना की जो पहाड़ियां हैं साथियों, इनको नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि यहां पर सिवाना की पहाड़ियों में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हुई है। महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ये बताती है 89.40% जो है राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों ध्यान दे लेना, राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल 2025 को। कहां? राजस्थान पुलिस अकादमी RPA जयपुर के अंदर मनाया जाता है। टोंक में आयोजित होते हैं राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप, और यह खिताब जयपुर के आपके फजल अहमद के द्वारा जीत लिया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है, वो प्रतिमा बनाने वाले जो शिल्पीकार है अरुण योगी राजन, इनको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से PhD की मानद उपाधि दी गई। और ग्रेटर नोएडा में आयोजित जो 7वीं नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसमें राजस्थान बॉक्सिंग टीम की कोच मनीषा चाहर को बनाया गया था। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ये फिर से एक नया फैक्ट है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25, इसका साथियों कौन सा संस्करण था? 14 नंबर का संस्करण था, जिसका आयोजन मई महीने के अंदर होता है, 4 से लेकर के 6 मई 2025 को। और ये पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और आयोजन कहां पर होता है? जयपुर के अंदर। एग्जामिनर सीधा पूछेगा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 के कौन से संस्करण का आयोजन जयपुर में किया जाता है? तो 14वें संस्करण का, या फिर 14वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो जयपुर में। कौन से विभाग के द्वारा? तो पर्यटन विभाग के द्वारा। कब किया जाता है? 4 से 6 मई 2025 को। राजस्थान के एम्स जोधपुर ने भोपाल के साथ में कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए क्या कर लिया? टाइप कर लिया MOU। ये इंपॉर्टेंट, फिर से स्टार लगा लो। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम राजस्थान के चूरू जिले में बनने जा रहा है। आपसे सीधा सीधा पूछेगा, बताओ अत्याधुनिक शूटिंग रेंज कहां स्थापित हो रही है? बूंदी में हो रही है। बताओ जरा डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम कहां बनने जा रहा है? चूरू जिले में बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी घोषणा कर जाते हैं 21 अप्रैल 2025 को। राजस्थान में खनिज खोज को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण एक्सप्लोरेशन कार्य करने के लिए राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। क्या किया गया है? राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है, और इसी के तहत आपके बाड़मेर की सिवाना की पहाड़ियों को नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर भी शामिल किया गया है। यह आपके IAS ललित के पंवार 6 महीने की अवधि के साथ में क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष किसका? पुनर्गठन समिति का, जो कि राजस्व प्रशासन के लिए काम करेगी। इस प्रकार से ये आपके राजस्थान का करंट अफेयर्स पूरा होता है कंप्लीट मेरे प्यारे साथियों। फिर से एक सूचना कि NR21 कूपन कोड यूज करो आप और 21% का डिस्काउंट पाओ। जबरदस्ती नहीं है, जो लेना चाहते हैं जाकर के कूपन कोड यूज कर लेना, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आपको कैसी लगी, सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताना जरूर। वो तारीफ मेरी टीम के अंदर और मेरे अंदर एक नया उत्साह पैदा करती है कि हाँ यार, विद्यार्थियों को हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज पसंद आ रही है। नो डाउट, ऐसा नहीं है आपको केवल अच्छा ही लिखना है। अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखो, बुरा लगा हो तो बुरा भी लिखो, कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है तो वो भी बताओ। बाकी अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।